नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है तेरी बेरुखी के दयार में और इसकी राइटर है सीमा मनाफ। होपफुली कि आप लोग नावल जर्नी को पसंद कर रहे होंगे। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि डेली बेसिस पर आप लोगों को नावल दूँ, लेकिन आप लोग कोई अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहे हो क्योंकि आप लोग ठीक से नावल्स नहीं सुन रहे हो। मतलब मुझे इतनी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो बाकी ये कि मैंने अब सोचा है कि आप लोगों को माला नावल भी दूँ। उसको मैं थर्ड चैनल पर दूंगी, जो मेरा थर्ड चैनल है जिस पर मैंने आप लोगों को पता नहीं क्या उसका नाम है वो भी दिया था यार, वो जो उमर वाला है, बेल वाला, क्या अमर बेल वाला, हाँ अमर बेल, वो भी दिया था। लेकिन उसका मैंने ऊपर से थंबनेल सारी नहीं डाले क्योंकि उस पर मतलब इश्यूज़ की वजह से, ठीक है। और ये माला नावल भी ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा। जिसको चाहिए होगा वो मैं अभी नहीं, मैं कुछ दिनों तक बताऊंगी आप लोगों को किसी नावल के ही एंड पर, और फिर बताऊंगी कि आप लोगों को वो कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। जाने क्या आफताब आ पड़ी थी कि मम्मा ने उसे फ़ौरन आने का हुक्म दे डाला था। सुबह की फ़्लाइट से आ जाओ फ़ौरन। लेकिन मम्मा देखना पड़ेगा कि फ़्लाइट मिलती भी है या नहीं। चांस पर मिल गई तो आ जाऊंगा। वैसे मसला क्या है, उसने परेशान होकर पूछा था। परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम पहुंच ज़रूर जाना। उन्होंने मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर फ़ोन रख दिया था। वो झुंझला कर रह गया। मम्मा हमेशा से ऐसी ही थी, बस हुक्म दे देती और उस पर अमल करना लाजमी हो जाता। बेचारे पापा भी सारी ज़िंदगी उनसे दबते आए थे। ये नहीं था कि मम्मा बदज़बान, लड़ाका या झगड़ालू हो। वो इंतहाई नरमी से पेश आती, लेकिन उनका लहजा हतमी होता। बात ऐसे करती कि दूसरे के लिए कोई गुंजाइश न रहती कि वो उनकी बात से इनकार कर सके। यूँ दूसरे रोज़ शाम से पहले वो इस्लामाबाद में था। इत्तेफाक से उसे सीट मिल गई थी। मम्मा उसे देखकर मुस्कुराई और असलम को सामान गाड़ी में रखने की हदायत देने लगे। नुमैर, 2-3 दिन के लिए तुम्हारे कपड़े काफ़ी होंगे ना इस बैग में, या अंदर से भी कुछ कपड़े रखवाऊँ? लेकिन किस लिए मम्मा, अभी तो मैं पहुंचा हूँ। वो अभी इस इसरार से तंग आ गया था। हम तुम्हारे नाना के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे मामू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? उसने पूछा। उसे हैरत हो रही थी। मम्मा तो सालों वहाँ ना जाती थी, अब भी कई साल हो गए थे, और वो और पापा तो बिल्कुल भी ना जाते थे। बचपन में वो एक बार मम्मा के साथ गया था। मामू भी बहुत कम आते थे। नाना के इंतकाल के बाद तो आना जाना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। उनके शायद 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। कैसे थे, कितने बड़े थे, उसे कुछ मालूम नहीं था। मिलना जुलना होता तो जानता भी। हालांकि वो लोग इस्लामाबाद से चंद घंटों के फासले पर एक गांव में रहते थे। मम्मा उसे अक्सर बताया करती थी कि उनका आबाई गांव बेहद खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान घिरी एक वादी में है। लेकिन अपनी छुट्टियां इंग्लैंड और अमेरिका के शहरों में गुजारने वालों के लिए एक गाँव में क्या दिलचस्पी हो सकती थी। बीमार है वो। फ़ोन आया था कल सुबह उनका। मुझे फ़ौरन बुलाया। कह रहे थे बहुत ज़्यादा बीमार तो नहीं है, लेकिन शाह ताज की वजह से परेशान है। शाहरुख तो 1.5 साल पहले ही दुबई गया है नौकरी के सिलसिले में, वो फिक्रमंदी से बता रही थी। ये दोनों कौन है? वो बेध्यानी में पूछ बैठा। कज़न्स है तुम्हारे, कमाल है, तुम्हें ये भी याद नहीं है? वो खफा होने लगी। सॉरी मम्मा, लेकिन किसी से मिलना ना हो तो नाम याद रहते हैं ना चेहरे। अच्छा, तुम चाहो तो फ्रेश हो आओ, आधे घंटे तक निकलना है। पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। मेरा जाना ज़रूरी है, आप पापा के साथ चली जाइए। नहीं, तुम्हारे पापा की कल ज़रूरी मीटिंग है, तुम चलना मेरे साथ। वो अपने अज़ली हतमी अंदाज में कहकर अंदर मुड़ गई। पीछे पीछे वो भी अंदर चला आया। रात गए वो लोग मामू के गांव पहुँचे थे। गाड़ी मामू के घर से काफ़ी दूर रोक दी गई थी। आगे का रास्ता तंग था। मम्मा ने असलम को गाड़ी में ठहरने का हुक्म दिया और उसे लेकर चलने लगी। 2-4 गलियां मुड़ने के बाद बल आखिर घर आ ही गया। दरवाज़ा एक लड़की ने खोला था। मम्मा को देखकर वो उन्हें पहचानने की कोशिश करने लगी। आयशा हूँ बेटा, तुम्हारी पुप्पो, पहचाना नहीं? उसे देखते ही मम्मा के लहजे में बेपनाह प्यार उमड़ आया। मलगजी सी रोशनी में वो मटियाली सी रंगत लिए, माथे तक दुपट्टा लिए, बिल्कुल आम सी लग रही थी। नबीर बोर होने लगा। कराची जैसे बड़े शहर की रंगीनियाँ और दिलचस्पियाँ उसे याद आने लगी। ओह पुप्पो आप, वो उनके गले लगकर आंसू बहाने लगी। नुमैर ने बोर होकर इधर उधर नज़रें दौड़ाई। पूरे घर पर एक उदासी सी तारी थी। खामोशी हर जानिब राज कर रही थी। भाई कैसे हैं, ठीक तो हैं? मम्मा उसे थपक कर उसी तरह लिए अंदर जाने लगी, जबकि वो बेजार सा वहीं खड़ा रहा। यूँ तो ये उसके मामू का घर था, लेकिन जाने क्यों बेहद अजनबी लग रहा था। अरे नुमैर, तुम क्यों खड़े हो? अब तक वहीं, आ जाओ बेटा। चलते चलते मम्मा को ख्याल आया तो वो मुड़ी।
आ रहा हूँ मम्मा। वो पीछे पीछे चला आया। ये नुमैर है। मम्मा ने शाहताज की जानिब देखा। और ये शाहताज है, तुम्हारे मामू की बेटी। दोनों तरफ सर हिलाकर रह गए। अंदर कमरे में मामू बिस्तर पर लेटे हुए थे। मम्मा धक से रह गई। किस कदर कमज़ोर, नातवा और बीमार लग रहे थे वो, एकदम बूढ़े। हालांकि वो उनसे कुल 2 ही साल बड़े थे। भाई, मम्मा दौड़कर उनके गले लग गई और ज़ारो कतार रोने लगी। क्या हाल कर लिया आपने अपना, खबर भी नहीं की, कब से बीमार हैं आप? अरे मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम परेशान मत हो। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराए। कैसी हो, आराम से पहुँच गई, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कब से हैं इस तरह बीमार, किस कदर कमज़ोर हो गया? इलाज करवा रहे हैं ना? लेकिन यहाँ इलाज कहाँ मुमकिन होगा, मेरे पास शहर क्यों ना चले आए? बेटा तुमने भी अपने अब्बा को नहीं समझाया? अब वो शाहताज से शिकवा करने लगी। मैंने तो कहीं बार कहा फूफो के पास चलें, भाई के सामने तक तो ठीक ठाक थे, उनके जाने के बाद बेहाल हो गया होता, ये हाल होता गया। भाई को ख़त में भी नहीं लिखने देते कि बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, वो छोड़कर आ जाएंगे। शाहताज बताने लगी। लेकिन मैं तो यहीं थी पाकिस्तान में, कौन सा दूर है इस्लामाबाद? अब भी तो आपने बुलाया, मैं पहुंची या नहीं? भाई ज़्यादती किया आपने अपने साथ, हम सब के साथ। बस सुबह ही चलेंगे आप हमारे हमरा। मैं अब आपको यहाँ मज़ीद रुकने नहीं दूँगी। नहीं अब बेकार है। उनके लहजे में मायूसी थी। फिर वो मम्मा के पीछे खड़े नुमैर को गौर से देखने लगे। कि नुमैर है ना, कभी बचपन में देखा था, फिर बाद में जब कभी इस्लामाबाद आया तो देखा नहीं। कभी हॉस्टल में होता था, कभी घूमने गया होता था, तो कभी नौकरी के सिलसिले में कराची में। अस्सलाम वालेकुम मामू। वो आगे बढ़कर उनके बिस्तर पर ही बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। तुम्हारी माँ ने आखिर तुम्हें भी परेशान कर दिया? वो शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेर कर बोले। नहीं मामू, ये मेरी भी कोताही है कि इतने करीबी रिश्ते के बावजूद मैं आपसे इतने अरसे बाद मिल रहा हूँ। उसने उनका हाथ थाम कर कहा। अच्छा अब तुम लोग मुँह हाथ धोकर ताज़ा दम हो जाओ। शाहताज बेटा खाने का इंतज़ाम करो जाकर, हम लोगों ने रास्ते में खा लिया था। मोहम्मद जल्दी से बोले। घर से स्नैक्स वगैरह लेकर निकले थे? नहीं, खाने की बात और होती है, रात भर भूखे पेट तो नहीं सोओगे तुम लोग। जाओ बेटा। मामू ने इशारा किया तो वो कमरे से निकल गए। खाने से पहले नुमैर असलम को भी बुला लाया था। शाहताज ने दूसरे कमरे में ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछाकर उस पर खाना चुन दिया। मूंग की भुनी हुई दाल, आलू की भुजिया, बारीक कुतरी हुई प्याज और गरम गरम रोटियां। खाने का मज़ा आ गया था। खासकर नुमैर जो इस खाने को देखकर मुंह बनाने लगा था, उसे भी उस वक्त ये खाना बेहद अच्छा लगा था। सुबह से कुछ नहीं खाया था। जहाज़ में भी सब स्नैक्स को छोड़कर एक कप कॉफ़ी ली थी उसने। भूख की वजह से खाना इस कदर अच्छा लगा है शायद, वरना गांव में रहने वाली एक काम सी लड़की अच्छा खाना बनाना क्या जाने। उसने खाने से इंसाफ करते हुए सोचा। दूसरी सुबह बेहद रोशन थी, लेकिन शाहताज के लिए बेहद तारीख। मम्मा मामू को अपने साथ ले जाने के लिए इसरार कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन मैं आपको हर हाल में साथ लेकर जाऊंगी, यहाँ रहकर आपका ठीक से इलाज नहीं हो सकता, उन्होंने हमेशा की तरह कहा। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोपहर तक मामू की तबीयत मज़ीद ख़राब होगी। उनकी सांसें उखड़ने लगी। जाने उन्हें क्या बीमारी थी जिसने चंद महीनों में उन्हें यूं घुला कर रख दिया था। असलम दौड़कर नुमैर को बुला लाओ, हम लोग अभी इस्लामाबाद जाएंगे। मम्मा ने असलम को बाहर भेजा। नाश्ते के बाद नुमैर गाँव देखने के घर से बाहर निकल गया था। नहीं आयशा, मेरे पास वक्त कम है, मैंने तुम्हें फ़ौरी बुलाया ही इसीलिए था। अब शाहताज की ज़िम्मेदारी तुम पर है। शाहरुख जब भी पाकिस्तान वापस आए, ये वापस आ जाएगी गाँव। मामू की बातों पर शाहताज ज़ोर शोर से रोने लगी। मम्मा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो भाई की हालत अब कुछ कुछ समझने लगी थी। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में शाहरुख अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और शाहताज की शादी हो जाए। शाहरुख तो माशाल्लाह से अब अपनी जगह पर है, लेकिन शाहताज, वो मायूस नज़रों से बेटी को देखने लगे। खैर अल्लाह मालिक है, कहीं अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देना, ये अपने घर की हो जाए तो मुझे कब्र में सुकून मिल जाएगा। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं भाई, इंशाल्लाह खूब जिएंगे अभी आप, उन्होंने कहा। लेकिन कबूलियत का वक्त गुजर चुका था और शाहताज के लिए भी। आप परेशान ना हो, ये मेरी बेटी है। नुमैर मौजूद है तो लड़का क्यों ढूंढूंगी मैं? अगर आपकी इजाज़त हो तो अभी आज ही दोनों का निकाह हो जाएगा। अभी नुमैर से निकाह? मामू बेयकीनी से बहन को देखने लगे। क्यों नुमैर पसंद नहीं है आपको? वो उनका हाथ थाम कर बरसती आंखों से भाई के चेहरे पर फैलती बेयकीनी की कैफियत को समझ कर पूछने लगी। नुमैर तो बहुत प्यारा बच्चा है। उनकी आंखों के सामने लंबा, खूबरू, पढ़ा लिखा, दौलतमंद माँ बाप का इकलौता बेटा खड़ा हुआ। लेकिन क्या वो मान जाएगा उसके लिए? उन्होंने मायूस लहजे में पूछा। बाहर खड़ा नुमैर साकित रह गया। वो अभी अभी लौटा था कि असलम बाहर मिल गया, जो उसे बुलाने आया था।
लेकिन ये जोड़ मुनासिब नहीं है शायद। मामू ने एक नज़र अपनी आम सी सीधी सादी बेटी पर डाली, जिसके पास ना बेपनाह हुस्न था, ना कोई बड़ी डिग्री, ना ही मालो दौलत के ढेर। उसके पास तो बाप और भाई का बड़ा नाम भी नहीं था। एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। वो शहर के रहन सहन, रस्म व रवाज से भी नावाकिफ़ थे, जबकि वह बहन के घर के तौर तरीक़ों को देख चुके थे। नुमैर ने अच्छे तलीमी इदारों में तालीम हासिल की थी, फिर हायर स्टडीज़ के लिए भी कितने साल अमेरिका में रहा था। अब भी वो कराची में अपने बाप का वसी बिजनेस संभाल रहा था। उसके लिए लड़कियों की क्या कमी होगी। एक से एक खूबसूरत, मालदार और पढ़ी लिखी लड़की मुंतज़िर होगी उसकी। फिर बेजोड़ शादियाँ, उनका अंजाम ख़तरनाक ही हुआ करता है। ऐसा मत कहिए भाई, बहुत प्यारी है ताज। यहाँ रही है ना अब तक, वहाँ आसूदा रहेगी तो और निखर जाएगी। फिर इंटर पास है, काफ़ी है। सबसे बढ़कर मेरा अपना खून है, मेरा एक ही बेटा है। दूसरी लड़की जाने कैसी हो। लड़कियां तो बहुत है, ख़ानदान में भी और बाहर भी, लेकिन मैं ऐसी बहू चाहती हूँ जो मेरी बेटी बनकर रहे। और शाहताज में ये सब खूबियाँ हैं। मम्मा ने शाहताज को एक हाथ से अपने करीब कर लिया, जो अब रोना धोना भूलकर अपनी किस्मत का फ़ैसला सुनने के मुंतज़िर थे। सोच लो आयशा, बाद में पछताना ना पड़े। मामू की आंखों में बेटी की तारीफ़ सुनकर कंदीलें सी जलने लगी। हरगिज़ नहीं, मैं अपने फ़ैसलों पर कभी नहीं पछताती, आप जानते हैं। मम्मा ने उसकी किस्मत के ताबूत पर आखिरी कील फूंक दी। निकाह भी होगा इस वक्त, आप जिसको भी बुलाना चाहें बुला लें। लेकिन अहमद, मामू कमज़ोर सी आवाज़ में कहते कहते रुक गए। कुछ नहीं कहेंगे अहमद, आप बेफिक्र रहिए। असल तकरीबात तो शहर जाकर ही होंगे, सब शरीक होंगे। अभी तो आपकी तसल्ली के लिए देखिएगा आपकी तबीयत कितनी बेहतर हो जाएगी, फिर शाम तक हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। नुमैर कुछ भी ना कह सका। मम्मा के सामने कुछ कहने की हिम्मत ही कब थी उसकी। थोड़ा सा एहतजाज करना भी चाहा तो मम्मा का मान भरा जुमला उसके कानों में गूंज कर उसे खामोश रहने पर मजबूर करता रहा। क्यों नहीं मानेगा, वो मेरा बेटा है। निकाह हो गया, वो लोग वापसी की तैयारियां करने लगे। धीरे धीरे आंसू पूंछती हुई शाहताज अपना और बाबा का सामान पैक करती रही, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम में मामू की तबीयत मजीद ख़राब हो गई और देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिया। सभी दम बखुद रह गए। यूँ अचानक कल तक ऐसा तो ना लगता था कि वो दुनिया से ही चले जाएंगे। नुमैर ने पापा और चंद करीबी अजीज़ों को इत्तला कर दी, लेकिन सिर्फ पापा ही आ सके। 3 दिन के बाद उन्होंने वापसी इख्तियार की। वापसी का सफ़र इंतहाई तकलीफ देता। पापा की गाड़ी असलम ड्राइव कर रहा था, जबकि नुमैर अपनी गाड़ी चला रहा था। पीछे बैठी शाहताज की धीमी धीमी सिसकियाँ उसे कोफत में मुब्तला कर रही थी। मम्मा जाने किस तरह जब्त किया उसे आहिस्ता आहिस्ता समझा रही थी। रोना तो मुझे चाहिए, किस तरह ज़बरदस्ती मेरे सर मुंड दिया गया तुम्हें। वो शदीद गुस्से की हालत में ड्राइव कर रहा था। उसका जी चाह रहा था कि गाड़ी को कहीं टकरा दे ताकि किस्सा ही तमाम हो। अगर मम्मा ना होती तो शायद वो ऐसा कर भी गुजरता। घर आते ही पापा उतरकर तेज़ी से अंदर चले गए। शायद वो भी मम्मा के इस अचानक फ़ैसले पर कुछ खफा थे, लेकिन मम्मा की वजह से हमेशा की तरह चुप रहने पर मजबूर थे। लेकिन नुमैर से बाज़ पर ज़रूर की उन्होंने। तुमने इनकार क्यों नहीं कर दिया? मेरा इकलौता बेटा, मैं शादी तक में शरीक नहीं हो सका। मम्मा ने मुझसे पूछा कब पापा? उससे पहले कभी पूछा है जो अब पूछती? वो तो सारे फ़ैसले खुद ही करती आई हैं। पापा की बात पर वो चिढ़ गया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, इंतहाई बड़ा फ़ैसला। मुझे भी, तुम्हारे बाप को भी शरीक नहीं किया गया इसमें। नुमैर ने पहली बार उन्हें इस कदर गुस्से में मम्मा के खिलाफ बोलते देखा था। ये शादी नहीं थी, सिर्फ निकाह था। मम्मा अचानक आ गई थी। एक मरते हुए शख्स को सुकून और इत्मीनान देने के लिए फौरी कदम उठाना ज़रूरी था। हाँ, एक मरते हुए शख्स के लिए जिंदा को ज़मीन में गाड़ दिया तुमने। अपनी सगी औलाद को हर धर्मी की इंतहा है। वो तंजिया उन्हें देखने लगे। शाहताज अच्छी लड़की, हर लिहाज से मुकम्मल, घरेलू, सुगड़, खुश शक्ल, मिलनसार और तालीम याफ्ता। क्या कमी है उसमें सिवाय दौलत के? वो मेरी आइडियल नहीं है मम्मा, मेरी सोचों से कतई मुख्तलिफ है वो, नुमैर ने तेज़ी से कहा। बाहर खड़ी शाहताज पूरी की पूरी ज़मीन में धंस गई। तो इस वक्त क्यों ना बोले तुम? मम्मा की आवाज़ में उससे ज़्यादा तेज़ी आ गई। आपने पूछा कब? झटपट निकाह का इंतज़ाम करवा डाला। तो अब? उनके अबरू चढ़े। तो अब ये आपकी बहू है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। मैं दूसरी शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगा, ऐसी लड़की से जिसे मैं फ़ख्र से अपने दोस्तों से मिलवा सकूँ, पार्टीज़ में ले जा सकूँ, अपनी सोचें और ख्यालात शेयर कर सकूँ। एक पेंडू लड़की से तो? वो पेंडू नहीं है, इंटर पास पढ़ी लिखी लड़की है। वो जल्दी से उसकी बात काट कर बोली। तो नुमैर इस्तज़ाई अंदाज में हंसा। कमाल है मम्मा, आपका तालीमी स्टैंडर्ड इस कदर लो हो गया है। आप एक इंटर पास लड़की को बार बार पढ़ी लिखी कह रही हैं। आजकल तो ग्रेजुएट शर्मिंदा होते हैं अपनी तालीम के बारे में बताते हुए। बस, मम्मा का हाथ बुलंद हुआ। बहुत बहस कर ली तुमने। तुम्हें पहले कहना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें उसी से निभाना है। मुझे यकीन है वो एक अच्छी बीवी साबित होगी तुम्हारे लिए। काश। वो बेबसी से मुंह में बुड़बड़ा कर रह गए पापा। तो वो थे तो नाराज़, लेकिन मम्मा से ज़्यादा देर कुछ कहने की उनमें हिम्मत नहीं थी।
रुखसती और वलीमे की तकरीबात मामू के 40वें के बाद होना थी। तब तक वो पुरसुकून था। शायद इस दौरान उससे छुटकारे का कोई रास्ता निकल आए। फिलहाल तो वह घर आने के बाद उसकी एक झलक भी ना देख पाया था। वो गमज़दा थी, उदास थी, परेशान थी, अपने कमरे में कैद होकर आंसू बहाती रहती थी। ये सब बातें उसे मम्मा ने बताई थी। मम्मा ने शाहरुख को ख़त भी लिख दिया था, उसे बताना ज़रूरी था। जवाबन उसका फ़ोन आया था। उसने काफ़ी देर शाहताज से बात की थी। दोनों बहन भाई एक दूसरे से कहकर अपने दिल का बोझ कम कर रहे थे। शाहरुख मम्मा का शुक्रगुजार था कि वो इस कड़े वक्त में उसके काम आई, वरना वो इतनी दूर अपनी बहन के लिए परेशान होता रहता। मम्मा ने उसकी इजाज़त से शाहताज की रुखसती का प्रोग्राम भी तय कर लिया था। नुमैर ने आते ही दूसरे रोज़ वापस जाने की तैयारियां शुरू की तो मम्मा उसे रोके बगैर न रह सकी। इतनी जल्दी क्या है? वहाँ का मैनेजर अच्छा आदमी है, पहले भी तुम कहीं कहीं दिन आकर रहते हो, बाहर जाते हो तो वो संभाल लेता है। अभी तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है। क्यों, यहाँ क्या ज़रूरत है मेरी? वो चिढ़ गया। शाहताज की हालत ठीक नहीं है, उसे मोहब्बत, तवज्जो और हमदर्दी की ज़रूरत है। उसे कहीं बाहर ले जाओ, घुमाने फिराने, बहल जाएगी वो, वरना रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली हैं। पहले भाई, फिर बाप और घर, सब छूट गए बच्ची से। ये मेरा दर्द सर नहीं है मम्मा, इसे आप उस घर में लाई हैं, आप ही संभालिए। पहली बार उसने मम्मा को यूं जवाब दिया था और मज़ीद ये कहकर उनके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वहाँ से चला भी गया। मम्मा होंठ भींचे उसे जाता देखती रही। किस कदर बदलिहाज हो गया था वो, उन्हें उससे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसकी तरबियत ही इन खतूत पर की थी कि वो हमेशा उनके हर फैसले का एहतराम करता आया था। लेकिन आज ठीक हो जाएगा, अभी दिन ही कितने हुए हैं। दूसरे रोज़ वो कराची चला आया। यहाँ पापा ने उसके लिए खूबसूरत सा बंगला खरीदा हुआ था। साफ़ सुथरे बेहतरीन रिहायशी इलाके में मौजूद ये घर, जहाँ हर तरह की सहूलत और आराइश उसमें मौजूद थी। काम के लिए जरीना मासी और दूसरे कामों के लिए एक लड़का सजाद था। वो वहाँ बेहद आराम और मज़े से रहता था। जब दिल चाहता घर आता, जब दिल चाहता घूमने निकल जाता। यहाँ उसकी कई अच्छी दोस्तियाँ हो चुकी थी, जिनमें लड़के और लड़कियाँ का कोई इम्तियाज़ ना था। उन्हीं में वो भी थी, अलीना यार खान, बेहद हसीन व दिलकश रंगो रूप की मालिक, कराची के बड़े ख़ानदानों में से एक ख़ानदान की इकलौती वारिस, जिसके एक इशारे पर कई नौजवान अपना दिल हार देने को तैयार थे, हाथ थामने को तैयार थे, लेकिन वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। नुमैर ने उससे एक न्यू ईयर नाइट फंक्शन में देखा था। वो सबसे अलग थलग बैठी थी। उसका रॉयल ब्लू और गोल्डन इम्तजाज का खूबसूरत सूट दूर से ही देखने वालों को अपनी जानिब मतवज्जे कर रहा था। ऊपर से उसकी खूबसूरत शख्सियत और तमकनत से भरपूर अंदाज। पता ही ये कौन है? खिज़र ने उससे पूछा था। नहीं, उसने सर हिलाया। कमाल है, अलीना यार खां को नहीं जानते? शहजाद एंटरप्राइजर के मालिक शहजाद यार खां की इकलौती साहिबजादी हैं। अच्छा, वो ज़्यादा मरूब ना हुआ? खुद वो कब किसी से कम था? फिर जाने कैसे और कब उन दोनों के दरमियान अजनबियत और वाकफियत की वो दीवार ढह गई। वो दोनों अक्सर साथ नज़र आने लगे। अलीना के किसी अंदाज से ये ज़ाहिर तो ना होता था कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन यही बहुत था कि इतने बहुत से लोगों में वो उसे तवज्जो देती थी, उसके साथ वक्त गुजारती थी, उसकी बातों पर हंसती थी। अगर वो बहुत दिनों तक ना मिलता तो खुद से बढ़कर उसे फ़ोन करती थी। अब भी वो उससे कुछ कहे बगैर चला आया था और कितने दिनों गायब रहा था। यकीनन वो परेशान होगी। घर पहुंचकर फ्रेश होकर उसने सबसे पहले अलीना को फ़ोन किया था। इत्तेफाक से वो घर पर ही आई थी। उसकी आवाज़ सुनकर नाराज़ होने लगी। आई एम सॉरी यार, कुछ मसला ही ऐसा आ पड़ा था, इमरजेंसी में इस्लामाबाद जाना पड़ा। उसने सफाई पेश की। एक फ़ोन तो कर सकते थे, पता है मैं किस कदर परेशान रही। उसके अतराफ़ पर वो मसरूर सा हो गया। वो यानी अलीना खान उसके लिए परेशान थी। सॉरी अगेन। अच्छा, मैं तुमसे फ़ौरी मिलना चाहता हूँ। आ जाओ, घर पर ही हूँ मैं। आज मुझे कहीं भी नहीं जाना, लेकिन हम घर पर नहीं ठहरेंगे, कहीं बाहर चलते हैं, फिर खाना खाएंगे। मैं आधे घंटे में पहुंचता हूं। ठीक है, मैं तैयार मिलूंगी, उसने जवाबन कहा। और जब वो अपने उसे लेने उसकी वसी और अरीज़ बाहर से ही लोगों को मतवज्जा करती हुई कोठी में पहुंचा तो वो अपने लॉन में ही टहल रही थी। नुमैर ने हॉर्न बजाया। वो अपने बड़े से दुपट्टे का पल्लू संभालती हुई फ्रंट सीट पर बैठ गई। उसके वजूद से हल्की हल्की खुशबू उठ रही थी। उसके कंधों तक कटे हुए बाल हवा में इधर उधर बिखर रहे थे। हल्के गुलाबी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट में वो बेहद दिलकश लग रही थी। उसका हर रूप ही बहुत मुनफरिद और अनोखा था। क्या आफताब आ पड़ी थी कि यूँ अचानक बिना कहे गायब हो गए थे। नुमैर की यूँ सराती हुई नज़रें खुद पर पाकर वो आहिस्ता से मुस्कुराई। बस यार, वो मेरे एक मामू हैं, गांव में रहते हैं। उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। हम लोग पहुँचे तो उनका इंतकाल हो गया। तो वो बताने लगा। ओह, आई एम सॉरी, वो बोली। बस इसी में इतनी देर लग गई। वो शाहताज का जिक्र गोल कर गया था। फ़िलहाल वो उसे आहिस्ता आहिस्ता सुकून से कहीं बैठ कर ये सब बताना चाहता था। फिर अभी ये भी कब पता था कि अलीना उस खबर पर क्या रिएक्ट करेगी।
क्योंकि अभी तक तो उनके दरमियान महज एक अच्छे दोस्त का सा रिश्ता था, पसंदीदगी या मोहब्बत जैसे जज्बात का ना कभी इजहार हुआ था, ना इसकी ज़रूरत महसूस की थी। अजीब बात थी, खुद वो अलीना से बहुत मुतासिर था। वो एक बेहद मुकम्मल लड़की थी, लेकिन उनके दरमियान मोहब्बत जैसे मौजू पर कभी बात नहीं होती थी। लेकिन अब जब से शाहताज उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई तो वो एकदम महसूस करने लगा था कि दरअसल अलीना ही उसकी ज़िंदगी की शरीक बनने के काबिल थी, और अलीना ना सही तो अलीना जैसी ही कोई और लड़की। और फिर जब वो दोनों साहिल पर नंगे पैर टहल रहे थे और वो अलीना के नाजुक गुलाबी पैरों को बेख्याली में देख रहा था, तो अलीना ने उसे टोक दिया। क्या बात है नुमैर, तुम कुछ परेशान हो? हाँ अलीना, एक मसला है। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मैं तुमसे ये परेशानी शेयर करना चाहता हूँ। उसने आहिस्ता आहिस्ता थमकर सब कुछ बता दिया। इसी दौरान वो सर झुकाए खामोशी से सब सुन रही थी। उसका चेहरा चूँकि नुमैर को नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए फ़िलहाल वो उसकी कैफियत समझने से कासिर था। अब तुम बताओ, मैं क्या करूँ? सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हुआ कि मेरा जहन अब तक माऊफ है, वो बेबसी से कहने लगा। कैसी है वो? नाम तो अच्छा है, शाहताज। वो सर उठाकर मुस्कुराई। उसका चेहरा जज्बात से आरी था। नुमैर को मायूसी हुई। या तो वो अपने जज्बात को छुपाने में माहिर थी, या फिर उसके दिल में कुछ था ही नहीं। बस आम सी है, जैसी गांव की लड़कियां होती हैं, सादी सी। मैंने गौर से उसका चेहरा तक नहीं देखा अब तक। आंखें बंद करके उसका तसव्वुर करूँ तो कुछ समझ में नहीं आता, ना ही उसकी आंखों की रंगत, ना ही होंठों की बनावट, और कुछ भी नहीं याद। ये बड़ी सी चादर में लिपटी रहती थी वो। घर आकर भी अपने कमरे में रही। दूसरे दिन मैं यहाँ आ गया, वो तफसील से बताने लगा। लेकिन किस्मत की अच्छी है, उसे शाहताज से इस कदर बेजार पाकर उसका मूड थोड़ा सा बहाल हो गया। गलत, वो अभी तक संजीदा था। मम्मा ने इतना बड़ा फैसला तो कर लिया, लेकिन सिवाय ने कहा कि बोलो को उसे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं। अलीना ने एकदम मौजू तब्दील कर दिया। नुमैर उसे कुछ पूछना चाहता था, कुछ सुनना चाहता था, लेकिन उसके मौजू बदलने पर वो भी खामोश हो गया था। उस शब्द जब उसने अलीना को छोड़ा तो वो बेहद मायूस था। उसे अलीना के रवैये पर मायूसी हुई थी। उसने इस सारे मामले को किस कदर हल्के और आम अंदाज में लिया था। यानी उनके दरमियान कुछ नहीं था, वो महज दोस्त थे। अपना वक्त अच्छा गुजर जाने की वजह से मिलते थे। फिर अलीना के लिए अच्छे लड़कों की क्या कमी थी? वो बेहद दिलगिरफ्तगी से सोचता रहा, और पता नहीं कब उसे नींद आ गई। जाने वो रात का कौन सा पहर था। टेलीफोन की तेज़ घंटी से उसकी आंख खुल गई। उफ, क्या मुसीबत है। उसने सरहाने रखे टेलीफोन पर बेजारी और नींद की कैफियत में एक नज़र डाली। घड़ी 2:45 का वक्त बता रही थी। हेलो, उसने इंतहाई कोफत के आले में फ़ोन उठाया। नुमैर, नुमैर। वो घबरा कर उठ कर बैठ गया। ये तो अलीना की आवाज़ थी, घुटी घुटी रोया हुआ अंदाज। अलीना, क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? सब ठीक तो है ना? नुमैर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें छोड़ देने के ख्याल से मेरी सांस घुटने लगती है। मैं खुद को समझा समझा कर थक गई हूँ। तुम किसी और के नहीं हो सकते। उसके एतराफ़ पर वो शशदर रह गया। अलीना, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? इतनी देर क्यों कर दी? वो इंतहाई मायूसी के साथ कहने लगा। मैं नहीं समझती थी ऐसा। मुझे मालूम नहीं था। मेरी नज़र में तुम एक अच्छे दोस्त थे और बस। लेकिन ये ज़रूर है कि बाकी दूसरों से ज़्यादा अच्छे लगते थे। लेकिन आज जब तुमने बताया, फिर घर आकर मैं खुद को समझाती रही, लेकिन तब से अब तक मैं खुद को नहीं समझा सकी। हर लम्हा मुझ पर भारी हो रहा है, और मैंने जान लिया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगी। वो कह रही थी, और नुमैर हैरत और मुसरत के मिले जुले जज्बों के साथ सुन रहा था। इतनी अच्छी और मुकम्मल लड़की उसके लिए यूँ बेकरार थी, उसकी मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी। अब वो भी सब लड़ाइयाँ लड़ेगा, छुटकारा हासिल करेगा शाहताज से। वो उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती दाखिल की गई थी। उसकी ज़िंदगी पर कोई कर्ज नहीं है उसका, सिवाय उसके कि वो उसके मरहूम मामू की बेटी है। खैर, मामू ने भी उसकी शादी किस अच्छे से लड़के से करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, और वो लड़का कोई और भी तो हो सकता था। अभी निकाह ही तो हुआ, तो कौन सी वो उसकी खलवत की साथी बनी थी। उसे तलाक देकर उसकी शादी किसी और लड़के से करवाकर वो खुद अलीना को अपना सकता था। कीमती जहेज़ के लालच में बहुत से लड़के उससे शादी करने पर तैयार हो जाते, और रही अलीना तो मम्मा तो उसके बेपनाह हुस्न और बेअंदाज़ा दौलत से ही मरूब हो जाती। उन्हें क्या इनकार हो सकता था, और पापा का वोट तो था ही उसकी तरफ। वो सोचकर ही मुतमईन हो गया। फिर उस रात उन दोनों ने वो फूटने तक बातें की। उन बातों में एतराफ़ात थे, एक दूसरे को चाहने के जज्बात की यलगार थी। दोनों बेकरार थे, एक दूसरे को मिस कर रहे थे। और अब नुमैर जल्द से जल्द अलीना को अपनाना चाहता था, और उसने सोच लिया था कि वो जल्द मम्मा से बात करेगा। दूसरे रोज़ जब सुबह वो दोनों मिले तो अलीना के चेहरे पर अपने जज्बों के यूँ छलक उठने पर शर्मिंदगी थी, जबकि नुमैर का चेहरा कुछ पा लेने के एहसास से चमक रहा था। यूँ शर्मिंदा क्यों हो रही हो यार? तुमने तो मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि आज मैं वाकई बेहद अमीर हो गया हूँ। अपने इतने खूबसूरत जज्बों पर शर्मिंदा होकर मुझे यूँ तही दामा ना करो। वो उसका हाथ थाम कर मोहब्बत की शिद्दतों के साथ बोला।
मैं बेइख्तियार हो गई थी। काश तुम पहले महसूस कर लेती या फिर मैं ही जान जाता तो एक दूसरे को पाना हमारे लिए और आसान हो जाता। खैर अब भी कुछ नहीं हुआ, मैं मना लूँगा मम्मा को। तुम्हें देखकर वो इनकार कब कर सकेंगी। और शाहताज, छोड़ो यार उसका तस्करा इस वक्त। उसके लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ कर उसकी शादी कर देंगे। नुमैर के कहने पर वो मुतमईन हो गए। उन दिनों वो कितना खुश और मुतमईन था। ऑफिस से उठकर वो सीधा अलीना की जानिब जाता, वो उसे बिल्कुल तैयार मिलती, फिर दोनों कहीं बाहर निकल जाते। उसकी संगत में वो खुद को कितना शादा और मसरूर पाता था। फिर एक रोज़ मम्मा का फ़ोन आया तो वो जैसे किसी खुशगवार ख्वाब से चौंक कर उठ गया। आखिर कब तक मम्मा से बात तो करनी थी। 20-25 रोज़ से वो यहाँ कराची में था। बस तुम फ़ौरन आ जाओ इस्लामाबाद, मम्मा ने फ़ोन पर उसे हुक्म दिया। क्या हुआ मम्मा, यहाँ भी बहुत काम है। उसकी एकदम कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब काम छोड़ दो और चले आओ बस। उन्होंने हमेशा की तरह बगैर कुछ सुने फ़ोन रख दिया। जाना तो पड़ेगा, शाहताज से निजात भी हासिल करनी है, मम्मा से अलीना के सिलसिले में बात भी करनी है। पापा यकीनन खुश होंगे। शाहताज से निकाह पर वो भी खुश नहीं थे। उसने सोचा और जाने की तैयारी शुरू कर दी। अलीना उसके जाने पर परेशान भी थी, लेकिन उसके समझाने पर समझ गई थी कि बिना वहाँ जाए उनका एक होना मुश्किल है। खुद अलीना के वालिदैन बगैर नुमैर के घर वालों के रिश्ता मांगने के लिए कैसे मान सकते थे। जल्दी वापस आ जाना, मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकूंगी तुम्हारे बगैर। अलीना के लफ्ज़ों पर वो मसरूर हो गया। बस फिक्र मत करो, यूँ गया यूँ आया। हाँ, रात में सोते वक्त मेरे ख्याल की चादर ओढ़ लिया करना, बड़ी अच्छी नींद आएगी। उसकी गमगीन आवाज़ पर अलीना के दिल की धड़कनें मुंतशिर होने लगी। और महसूस करो तो अपने पहलू पर नज़र डालना, मैं वहीं होऊंगा, तुम्हारे बेहद नज़दीक। नुमैर ने बिना खुदाफिज कहे चुपके से फ़ोन बंद कर दिया। वो उसे इसी कैफियत में छोड़कर जाना चाहता था और वो उसकी आवाज़ और बातों के सैर में ये दूरी का वक्त काटना चाहती थी। मम्मा उसे देखकर खफा होने लगी। मैं ना बुलाती तो तुम नहीं आते, ना कोई फ़ोन किया कभी। खुद करो तो ना घर में मिलते हो ना ऑफिस में। किन चक्रों में मसरूफ़ थे, ऑफिस भी कितना कम जाते थे। मम्मा को उसकी सारी सरगर्मियों की खबर थी शायद। बच्चे को आराम से बैठने तो दो। आते ही चढ़ दौड़ी। पापा उसकी शक्ल मुश्किल समझ गए थे शायद। मैं फ़्रेश हो लूँ मम्मा, अच्छी सी चाय तो पिलवाइए। वो पापा की आमद पर जल्दी से अपने कमरे की जानिब चला गया। कॉरिडोर में अपनी तेज़ी के बायस वो किसी से टकराया तो झुंझलाकर सख्त सुस्त कहने के इरादे से उसने सर उठाया। अजनबी सूरत। कौन थी वो? स्याह बालों की सीधी सी मांग, गंधमी चमकती हुई रंगत, स्याह भंवरा सी आंखों की मुड़ी हुई घनी पलकें, नाक में छोटी सी हीरे की लौंग, नाजुक सा सरापा और गुलाबी खूबसूरत से होंठ। वो बेहद हसीन नहीं थी, लेकिन बेपनाह कशिश की मालिक थी। आप? वो उसे तारुफ हासिल करने लगा। मैं शाहताज हूँ, बेहद सादा और संजीदा आवाज़ में जवाब मिला। ओह, उसके होंठ सिकुड़ने लगे। तो ये शाहताज थी, लेकिन मामू के घर में तो वो कितनी आम सी नज़र आती थी। शायद उस घर का असर था। मम्मा ने ठीक कहा था, यहाँ के माहौल में वो निखर जाएगी। अच्छा लिबास, अच्छी ग़िज़ा और अच्छा माहौल शख्सियत के कहीं ऐब छुपा लेता है, जबकि वो तो खासी पुरकशिश थी। कैसी हैं आप? उसे पूछना ही पड़ा। कैसी हैं आप? उसे पूछना ही पड़ा। आखिर वो उसके मामू की बेटी और मेहमान भी थी। ठीक हूँ, उसने खुद जवाबन उसकी खैरियत तक न पूछी और छपाक से सामने वाले कमरे में घुस गई। उसका हल्का आसमानी दुपट्टा लहराकर गायब हुआ तो वो चौंका। जाने क्या सहर था उसकी शख्सियत में, शायद सादगी पुरकारी। उसने सर को झटका और अपने कमरे में चला आया। चाय की मेज़ पर वो भी मौजूद थी। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि पापा से उसकी खूब गुफ्तगू हो रही थी। दोनों खासे हल्के फुल्के अंदाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जबकि मम्मा उससे कराची के हालात पूछने लगी। बस अब तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रहो, वहाँ के काम मैनेजर संभालेगा। लेकिन मम्मा अभी मुमकिन नहीं है, काम बहुत फैल गया है, मैनेजर साहब तनहा नहीं संभाल सकते। उसने बहाना बनाया। तुम फिक्र ना करो, वो मेहनती और ईमानदार आदमी है। यहाँ हमें और हमारी बहू को भी तुम्हारी ज़रूरत है। पापा के आखिरी जुमले पर वो हैरान रह गया। एक नज़र शाहताज पर डाली। वो सर झुकाए हुए चाय बना रही थी। उसकी सीधी मांग दूर तक चमक रही थी। बेपनाह स्याह बालों की चंद छोटी छोटी लिटें गालों को छू रही थी। वो बेख्याली में उसे देखे गया। ये उसकी मनकुहा थी, औरत और मर्द के दरमियान सबसे नाजुक लेकिन करीबी रिश्ता। लेकिन इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए हर जगह समझौता कारीगर नहीं हुआ करता। बाज़ लोग इस मामले में दिल और पसंद को भी अहमियत देते हैं, और उसका दिल अलीना को कबूल कर चुका था और अब वहीं उसकी पसंद बन चुकी थी। मम्मा का फ़ैसला उसे पसंद नहीं आया था। गांव की सीधी सादी सी लड़की उसका आइडियल नहीं थी, चाहे उसमें और बहुत सी खसूसियात, और हो सकता था कि अलीना अगर दरमियान में ना आती तो मजबूरन वो उसे कबूल कर ही लेता। मुझे अफसोस है शाहताज बेगम कि मेरे दिल ने अलीना के हक़ में फ़ैसला दे दिया। उसने सोचा।
पापा ज़ोर से खनखारे तो वो चौंका। वो शरारत से उसकी जानिब देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो गड़बड़ा गया, जाने वो क्या समझ रहे थे। शाहताज ने मम्मा और पापा को चाय देने के बाद कप उसकी जानिब बढ़ाया। रख दीजिए, उसने बिना देखे कहा। उसके रूखे अंदाज पर शाहताज के चेहरे पर खफ़त फैल गई। अपना चाय का कप संभाल कर वो उठ खड़ी हुई। पप्पू, मुझे भाई को ख़त लिखना है। हाँ ठीक है बेटा, मेरी तरफ से प्यार और दुआएं लिख देना। वो उसकी कैफियत समझ गई थी। तुम्हें शाहताज से इस तरह पेश नहीं आना चाहिए, आखिर वो तुम्हारी बीवी है। उसके जाते वो नुमैर को समझाने लगी। बीवी नहीं, सिर्फ मन को हा, और ये निकाह भी आपकी मर्ज़ी से हुआ है, इसमें मेरी रज़ा शामिल नहीं थी। लेकिन बुराई क्या है इस रिश्ते में? वो एक अच्छी लड़की है। ज़रूर होगी, मैंने कब इनकार किया, लेकिन मेरा आइडियल एक मुख्तलिफ लड़की है। आइडियल कुछ नहीं होता, महज अपने जहन की इख्तरा। आइडियल बनाया जा सकता है उसे भी, यानी ज़िंदगी के अच्छे साल में उसे अपना आइडियल बनाने, सिखाने और संवारने में सर्व कर दूँ। ये मुझसे नहीं हो सकता मम्मा। उसके साफ जवाब पर वो हैरान रह गई। पापा अब तक खामोश तमाशाई बने सुन रहे थे सब। आप क्यों खामोश, ऐसे समझाते क्यों नहीं? मम्मा ने झुंझलाकर पापा की जानिब देखा। ये माशाल्लाह खुद समझदार है, अपना बुरा भला सोच सकता है। मैं बच्चों की पसंद की शादी के हक़ में हूँ। रही शाहताज की बात, तो वो वाकई प्यारी बच्ची है, बहुत सुलझी हुई। पहले मैं नहीं समझता था, लेकिन बाद के दिनों में मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस घर को इस जैसी बहू की ही ज़रूरत है। पापा के लफ्ज़ों पर वो बिल्कुल मायूस हो गया। वो भी शाहताज ही की हमायत कर रहे थे, यानी अब हर महाज पर यह लड़ाई उसे तनहा लड़नी थी। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी और वलीमे की तकरीबात मुनक़िद कर रही हूँ मैं। मम्मा पापा की हमायत पर मज़ीद शेर हो गए। प्लीज़ मम्मा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं किसी और लड़की को, उसने एहतजाज करना चाहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात काट दी। ये तुम्हें निकाह से पहले बताना चाहिए था। अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद थी तो अब तक क्यों छुपाया? मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करती। मेरा ख्याल था अब तक तुमने किसी लड़की को पसंद नहीं किया, तो शाहताज तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगी। उफ़, ये शाहताज, वो सुलग कर रह गया। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया, अगले इतवार को तुम दोनों की शादी है, इससे अगले रोज़ वलीमा है। कार्ड्स गरीबों को, अजीज़ों को बांटे जा चुके हैं। तुम्हें जो तैयारी करनी है वो कर लो, उन्होंने इतला दी। मम्मा, वो उन्हें देख कर रह गया। इतनी जल्दी सब कुछ? आपने तो कहा था मामू के 40वें के बाद। अगले हफ्ते तक 40वां हो जाएगा, उसके अगले रोज़ रुखसती है। वो चाय का कप रख कर उठ कर चली गई। प्लीज़ पापा, आप ही कुछ करें। वो पापा की जानिब उम्मीद से देखने लगा। पहले बताना था बेटा, अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद थी तो तुम तो अपनी माँ को जानते हो। वो पूरे ख़ानदान को इस निकाह के बारे में बता चुकी है, कार्ड्स बढ़ चुके हैं, सब तैयारियाँ हो चुकी है। लोग क्या कहेंगे? बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी जो तबाह हो जाएगी, नहीं होगी। शाहताज अच्छी लड़की है, पूरा घर संभाल लिया उसने। मुझे घर संभालने वाली नहीं, अपने साथ चलने वाली लड़की से शादी करना है पापा। घर संभालने के लिए नौकरों की कमी नहीं है कोई। वो चिढ़ गया। बहरहाल मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता, तुम खुद अपनी माँ से बात करो। वो भी उसे हरी झंडी दिखाकर चले गए। वो दिल ही दिल में पेचोताब खाने लगा। उसका बस चलता तो अभी शाहताज को समंदर में धक्का दे आता या किसी ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक देता। लेकिन मम्मा, क्या वो उसे माफ़ करती? उसने एक बार फिर उनसे बात करने का फ़ैसला कर लिया। वो उन्हें अलीना के बारे में तफसील से बताना चाहता था, शायद वो मान जाती। यही सोचकर वो उनके सामने था। प्लीज़ मम्मा, मैं अलीना को क्या जवाब दूंगा? सरासर वादा खिलाफ़ी होगी ये तो। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। वो भी वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकती अपने भाई की रूह से, मैं भी नहीं कर सकती। और एक लड़की जो निकाह के बाद तुम्हारे ख्वाब सजा कर बैठी, उसे किस तरह बताऊँ ये सब? प्लीज़ मम्मा, मैं खुश नहीं रह सकूँगा शाहताज के साथ। एक बार आप अपने भाई और भतीजे से हटकर अपने इकलौते बेटे के बारे में भी तो सोचिए। वो उन्हें जज्बाती अंदाज में उकसाने लगा। मुझे मालूम है मेरा बेटा खुश रहेगा उसके साथ। मैंने गलत फैसला नहीं किया। और एक बात सुन लो नुमैर, अगर तुमने कभी शाहताज को छोड़ा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं मरते मर जाऊंगी, तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। और ये वसीयत होगी मेरी कि मरने के बाद भी तुम्हें मेरा मुंह ना दिखाया जाए। ठीक ठाक ब्लैकमेल कर रही थी मम्मा उसे। वो तड़प कर रह गया, लेकिन हथियार डाल दिए। माँ, जो दुनिया का सबसे प्यारा और अजीम रिश्ता है, वो अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहता था। सुर्ख कामदार फर्शी लहंगे में भारी गोल्डन काम से मज़ीन दुपट्टा माथे तक लिए, वो उसे जहर लग रही थी। उसके सुर्ख होंठों पर उसे अपने अरमानों का खून नज़र आ रहा था। तुम कभी भी मेरे दिल में जगह नहीं पा सकती। उसने जुनूनी अंदाज में उसका सुर्ख दुपट्टा नोच कर दूर फेंक दिया। वो शशदर रह गई। पहली रात की दुल्हन के साथ ऐसा सलूक, ये तो उसे एहसास हो गया था कि वो इस शादी से खुश नहीं था। वो नापसंदीदा हस्ती बनकर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो रही थी, लेकिन इस सब का उसने तसव्वुर भी ना किया था। तुम्हारी वजह से मेरी अलीना मुझसे दूर हो गई। वो सख्त गैज़ो गज़ब के आलम में बैठ के अतराफ़ में लटकती गुलाब और मोती की लड़ियाँ नोच नोच कर फेंक रहा था। शाहताज के नाजुक दिल में अन्नी सी उतर गई। उसे इल्म नहीं था कि वो किसी अलीना को पसंद करता था, वरना वो भी इस शादी के लिए राज़ी ना होती। मम्मा ने ज़बरदस्ती तुम्हें मेरे सर पर मुसल्लत किया। ये ज़बरदस्ती सब
को महंगी पड़ेगी। तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी मेरे साथ। सब कुछ बर्बाद करके अब वो उसे गुस्से से घूर रहा था। आज उसकी मांग में अफशा भरी हुई थी। खूबसूरत स्याह बालों की चोटी आगे झुकाई थी। स्याह बालों में अटके मोतिये के गजरे उसके बालों की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। तुम क्या समझती हो, मैंने तुम्हें अपना लिया तो तुम्हारी जीत हो गई। वो आगे बढ़ा। उसके दोनों हाथों की मजबूत उंगलियां अब के उसके बाजुओं में खुप गई थी और वो आंखों में उतरते आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। खबरदार जो रोई तो जुल्म तुम पर नहीं मुझ पर हुआ है कि तुम स्याह रात की तरह मेरी तकदीर पर मुसल्लित कर दी गई हो। वो धारा वो सहम कर पीछे होने लगी। तुम्हारे वजूद ने मेरी सब खुशियाँ छीन ली हैं। अपनी ये मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने से चली जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। वो एकदम दीवाना लग रहा था। शाहताज दौड़ती हुई बाथरूम में घुस गई। वॉश बेसिन के आगे झुककर मुंह पर पानी के छुपाके मारते हुए उसके आंसू अब रवानी से गालों पर बह रहे थे। इतनी तौहीन, इस कदर तहकीर, या अल्लाह क्या कसूर है मेरा इस सब में। मैं तो लाइल्म थी। बाबा की बीमारी से, पुप्पो की अचानक आम से, वो निकाह भी बाबा और पुप्पो की मर्जी से हुआ। नुमैर किसी और को पसंद करते हैं ये भी नहीं जानती थी मैं। तो सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? अब कहाँ जाऊँगी मैं? कौन है मेरा? वो रोती रही। जाने कितनी ही देर गुजर गई। उसने लर्जते हाथों से अपने जेवर उतारे, गजरे बालों से खोले और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। वो सितमगर कमरे में मौजूद नहीं था। उसकी रुकी हुई सांस बहाल हुई। दराज खोलकर सारा जेवर उसमें डाला और अलमारी खोलकर एक सादा सा सूट निकालकर पहनते हुए वो मुसलसल आने वाले हालात के बारे में सोचती रही। इस तरह ज़िंदगी कैसे गुजर सकती थी जब शौहर ही नापसंदीदगी और नफ़रत का इजहार कर दे तो इस घर से क्या ताल्लुक़ रह जाता है। सुबह जाने किस वक्त सोचते सोचते उसे नींद आ गई। पोप फूटने से पहले मम्मा के डर से जब वो दोबारा कमरे में आया तो वो बिस्तर पर एक कोने में सिमटी हुई सो रही थी। उसके चेहरे पर रात के तकलीफदेह असरात बाकी थे। आंखों के पपूटे गिरिया से सूज रहे थे। गालों पर भी आंसू के निशान थे। उसे अफसोस सा होने लगा। इस सब बातों में उसका क्या कसूर था? वो भी तो अपने बाबा और मम्मा के कहने पर उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी। वो उसके ख्वाबदीदा हुस्न को गौर से देखने लगा। वो इतनी बुरी भी नहीं थी। अलबत्ता अलीना ना होती तो शायद वो उसे कबूल कर ही लेता। लेकिन अलीना, उसे जब इल्म होगा कि वो इस निकाह के बंधन को तोड़ने के बजाय और मजबूत कर बैठा है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? अलीना का ख्याल आते ही उसे शाहताज से नफरत महसूस होने लगी। उसी वक्त शायद गहरी नज़रों के एहसास से उसकी नींद एकदम टूट गई। नुमैर को अपने इतने करीब खुद को यूँ गौर से देखता पाकर वो घबरा कर उठ बैठी। तेज़ी से नज़दीक पड़ा हुआ दुपट्टा उठाकर उसने यूँ फैलाया जैसे कोई नामहरम उसके कमरे में घुस आया। बराए मेहरबानी आप बिस्तर खाली करें, मैं सोना चाहता हूँ। उसकी इस हरकत पर वो नागवारी से कहता हुआ उठ गया। जी। वो जल्दी से बिस्तर से उतरकर झुककर अपनी चप्पलें तलाश करने लगी। अच्छी मुसीबत है, अब हर वक्त सर पर सवार रहा करेगी मोहतरमा। वो जानबूझकर बुलंद आवाज़ में बुड़बड़ाया तो शर्मिंदगी से उसका चेहरा फीका पड़ गया। रात से वो मुसलसल उसकी तौहीन किए जा रहा था, लेकिन क्या करती वो? ये उसका घर नहीं था। इस घर में अनगिनत कमरे थे, कितने कमरे खाली पड़े थे, लेकिन वो उसी कमरे तक महदूद कर दी गई थी। अगर उस समय कहीं और जाती तो ज़रूर पूछगछ होती। खासकर मम्मा तो ज़रूर कहती, डांटती भी। वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी से निजात हासिल करना एक ही रात में उसकी ख्वाहिश बन गई थी। वो फ़ौरन बाथरूम में घुस गई। उस वक्त वहीं उसकी चाय पना थी। काफ़ी देर लगाने के बाद वो बाथरूम से निकली तो नुमैर गहरी नींद सो रहा था। शायद पूरी रात जागता रहा था वो। उससे उस पर रहम आने लगा। उसकी वजह से अपनी मोहब्बत से महरूम हो गया था वो। और वो अलीना, वो कितनी बेकरार और बेचैन होगी। फिर क्यों आ गई उन दोनों के दरमियान में? काश नुमैर अहमद तुम मुझे सब कुछ बता देते। कम से कम रुखसती से पहले तो मैं पुप्पो को मनाने की कोशिश करती। वो मान जाती। मेरा क्या है, मैंने कब तुम्हारे ख्वाब देखे थे, लेकिन वो लड़की, उसने तुम्हारा बनने का ख्वाब ज़रूर देखा होगा और जब ये ख्वाब टूटा होगा तो उसकी किरचियाँ उसके पूरे वजूद में चुभ गई होंगी, जैसे मैं निकाह के बाद तुम्हारे ख्वाब देखने लगी हूँ और आज उनकी किरचियाँ मेरे वजूद को छलनी कर रही हैं। वो बेख्याली में उसे देखते हुए सोचती रही। फिर जायनमाज़ तलाश करने में नाकामी के बाद धुली हुई बेडशीट तय करके कालीन पर बिछाकर अल्लाह के हुजूर खड़ी हो गई। बंदे किसी को क्या दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो बेखबर नहीं, नवाजना जानता है। और वो अल्लाह से अपनी और नुमैर की भलाई मांग रही थी, दिल का सुकून मांग रही थी। फिर जाने कैसे खुद ब खुद उसका दुखता और तड़पता हुआ दिल मुतमईन होने लगा। सुबह जब मम्मा उनके कमरे में आई तो वो काफ़ी हद तक नॉर्मल थी। शाहताज की सूजी हुई आंखें, जज्बात से आ रही चेहरा और सूनी कलाइयाँ सब कहानियाँ सुना रही थी। कैसी हो बेटा? वो पूछते पूछते खुद ही शर्मिंदा हो गई। ठीक हूँ पुप्पो, वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर ले आई। ये क्या हाल कर रखा है बेटा अपना? एक रात की दुल्हन, इस कदर सादा, कानों में, गले में, हाथों में कोई जेवर नहीं। बाथरूम से बाहर आते आते नुमैर के कदम रुक गए। अब मम्मा को सफाइयाँ पेश करना होंगी। बस पुप्पो, अभी तैयार होती हूँ। सोते में जेवर चुभता है इसलिए उतार दिया था, अभी पहनती हूँ सब कुछ। वो उसका भरम रख रही थी।
यही करना सारी ज़िंदगी तुम्हें शाहताज बेगम। नुमैर ने तल्खी से सोचा। ठीक है बेटा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों का नाश्ता भिजवाती हूँ। वो वापस मुड़ी। नुमैर को देखकर ठठक गई। उसका चेहरा भी थका थका था, न चेहरे पर शोखी थी, न आंखों में शरारत। उन्हें अपनी ज़िद पर अफसोस होने लगा। ठीक हो जाएगा सब कुछ, अभी तो एक रात ही गुजरी। मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही ऐसा है, कब तक दूर रहेंगे दोनों। उन्होंने खुद को तसल्ली दी और दोनों नाश्ते के बाद जल्दी से बाहर आने की ताकीद करके चली गई। और उजाड़ हुलिये में बैठिए आप, ताकि सबको मालूम हो जो कुछ आप पर गुजरा है। वो उसे देखकर तंजिया लहजे में कहने लगा, कोई खुशगवार हादसा तो नहीं बीता जो सबको बताया जाएगा। हुलिये का क्या, भी ठीक हो जाता है। रात के मुकाबले में वो काफ़ी पुरअतमाद थी, तो ठीक करे उठकर, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ेगा। वो मुसलसल उसकी तजलील कर रहा था। वो चुपचाप उठी और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। घर की मुलाजमा रशीदा हैंगर में एक खूबसूरत सा सूट लिए खड़ी थी। बेगम साहिबा ने यह सूट भिजवाया जी आपके लिए, आप इसे पहनकर तैयार हो जाइए। अच्छा। उसने सूट उसके हाथ से ले लिया था और उसे लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई थी। रॉयल ब्लू और गोल्डन कंट्रास्ट का खूबसूरत सा अंगरखा और चूड़ीदार पजामा, साथ में मैचिंग और गेंजा का बड़ा सा दुपट्टा। वो लिबास तब्दील करके कमरे में आई तो नुमैर बुरी तरह चौंक गया। रॉयल ब्लू और गोल्डन कलर का सूट, पहली बार। अलीना भी तो इसी रंग के लिबास में नज़र आई थी उसे। जितना खूबसूरत लिबास था उससे कहीं बढ़कर हसीन थी वो। बाज़ अच्छे लिबासों से शख्सियत सज जाती है, लेकिन बाज़ शख्सियत की वजह से लिबास की शान बढ़ जाती है, और अलीना तो हर लिबास को पहनकर उसकी शान बढ़ा दिया करती थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वो अपने लंबे बालों की चोटी के बल खोलने लगी तो वो बर्दाश्त न कर सका और बाहर निकल गया। वो हैरान होकर पलटी, फिर उसे कमरे में ना पाकर कुछ ईजी होकर अपने बाल बनाने लगी। हम रंग परांदा बालों में डालकर उसने मोतिये की लड़ियाँ बालों में अटकाए, हल्का हल्का मेकअप किया, जेवर पहना, कांच की चूड़ियाँ पहन रही थी वो। जब मम्मा अंदर आई, बहुत प्यारी लग रही हो, मम्मा ने उसे सराहा। बस थोड़ा मेकअप हल्का है, लाओ मैं ठीक कर दूँ। उन्होंने मेकअप किट को खोला और नफासत से उसका मेकअप दुरुस्त करने लगी। चलो बेटा, सब मुंतज़िर है तुम्हारे, नाश्ता बाहर करना हो हमारे साथ। नुमैर भी वही है। वो प्यार से उसे अपने हमरा ले जाने लगी तो उसकी आंखें भर आई। आज उसका मैका होता तो उसके मैके से लोग आते, वो तैयार होकर उनके हमरा जाती। उसकी सहेलियाँ आकर उसे छेड़ती, उसकी मुँह दिखाई के बारे में पूछती। मुँह दिखाई? उसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। नफरत और तहकीर का जेवर खूब पहनाया था रात में नुमैर ने। जाने कौन कौन जमा था हॉल में। नुमैर के ददियाली रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब वगैरह। उसे देखकर हलचल सी मच गई। वाह, भाभी तो बड़ी क्यूट लग रही हैं। जाने किसने बुलंद आवाज़ में कहा था। मेरी बहू को नज़र मत लगा देना भाई तुम लोग, मम्मा ने प्यार से कहा और उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। चलो भाई, नाश्ता शुरू करो, फिर मुँह दिखाई की रस्म भी अदा होनी है। मम्मा के कहने पर सब नाश्ते की जाने मतवज्जे हो गए। हर एक आगे बढ़ बढ़कर उसे मुखातिब कर रहा था। मुख्तलिफ चीज़ें उसकी प्लेट में रखी जा रही थी। उसकी प्लेट भर गई थी, लेकिन उससे खाया कब जा रहा था। और वो जो इस हंगामे का सबसे अहम किरदार और सबब था, उससे बेनियाज नाश्ते में दूसरों से बातों में मसरूफ़ था। एक बार भी उसने बराबर में बैठी हुई उस हस्ती पर नज़र नहीं डाली थी जो सिर्फ उसकी वजह से इतना सबर कर बैठी थी। भाभी, मेकअप तो आपको बड़ा अच्छा करना आता है, किस पार्लर से सीखा है? नुमैर की किसी कज़न ने हैरान होकर या जानबूझकर पूछा तो उसके हाथ में थमा हुआ कप 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 आ गया। उसे ढंग से मेकअप करना कब आता था? गाँव में ये सब चीज़ें कहाँ मिलती थी सिवाय काजल और लिपस्टिक के। वो तो किसी और चीज़ का नाम तक न जानती थी। उसके ड्रेसिंग टेबल पर जाने किन किन चीज़ों के अनबार थे, मुख्तलिफ लोशन जो जाने किन किन कामों में आते थे। उसे क्या मालूम था? उसे तो मम्मा ने तैयार किया था। वो जानती थी कि वो इन सब बातों से अनजान है। सीख जाएगी सब कुछ, यहाँ रहेगी तो। उन्होंने मस्कारा उसकी पलकों पर लगाते हुए सोचा था, मैं सिखाऊंगी इसे, वरना कितने ब्यूटी पार्लर से हर काम सीखा जा सकता है। उनके गांव में ब्यूटी पार्लर है मम्मा? नुमैर भी जानबूझकर मासूम बनकर मम्मा से पूछने लगा। सब कुछ होता है आजकल गांव में, मम्मा ने सख्त लहजे में कहा। फिर हमारी बहू को इन सब लवाजमात की ज़रूरत भी क्या है? वैसे ही लाखों में एक है। पापा ने भी उसका दिल रखना चाहा, लेकिन वो अपने दिल को समझा रही थी। अभी तो ऐसे बहुत से नज़ारे मिलेंगे, दिल दुखा देने वाली बातें, तंजिया, फिक्रे, मजाक उड़ाते चेहरे, सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। वलीमे वाले दिन जब वो तैयार होकर पार्लर से आए तो सब भी हैरान रह गए। सी ग्रीन और गोल्डन कॉम्बिनेशन के गरारे सूट में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक लम्हे को तो नुमैर भी साकित रह गया था, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। तुम कितनी भी हसीन बनकर आ जाओ मेरे सामने शाहताज बेगम, लेकिन कभी अलीना नहीं बन सकोगी मेरे लिए। अलीना को हासिल करना मेरी अव्वलीन ख्वाहिश है और उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगा। उस रात मम्मा खुद शाहताज के साथ आई थी। उनके हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स था। नुमैर, ये शाहताज की मुँह दिखाई थी जो कल तुम शायद मेरे कमरे में भूल आए थे। इसे आज ज़रूर पहना देना, ये हमारी ख़ानदानी कंगन है और इस पर सिर्फ शाहताज का हक है। अब वो ज्वेलरी बॉक्स खोलने लगी। खूबसूरत जुड़ाव कंगन जगमग करने लगे। लो अपने हाथों से पहना दो। उन्होंने कंगन नुमैर की जानिब बढ़ाए।
मुझे कंगन मंगन पहनाने नहीं आते मामा, मैं कोई चूड़ी वाला हूँ, आप खुद ही पहना दे, वो बेजारी से बोला। कोई चूड़ी वाला नहीं, ये रस्म है हमारे यहाँ की, दूल्हा अपने हाथों से पहनाता अपनी दुल्हन को। चलो आओ। मम्मा ने डांटा तो वो उठकर आ गया। मैं पहन लूँगी पुप्पो, खुद वो भी झिझक रही थी। नहीं नुमैर पहनाएगा, वो बेजार सा चेहरा लिए सर्द हाथों से उसे कंगन पहनाने लगा। शाहताज के हाथों की नमी और कपकपाहट वो महसूस कर रहा था, लेकिन उसके जज्बात में कोई हलचल ना हुई। शाहताज के मेहंदी लगे हाथ उसके हाथों में थे, लेकिन उसका लम्स दिल में कोई जादू न जगा रहा था। उसके वजूद से परफ्यूम और मेहंदी की मिली जुली खुशबू उमड़ रही थी। उसका सर झुका हुआ था, नाजुक सी बिंदिया माथे पर चमक रही थी। वो एक लम्हे को रुक कर उसे देखने लगा। उसका दिलकश रूप उसकी दस्तरस में था, लेकिन दिल से किस कदर दूर थी वो। कंगन पहनाकर वो करीब से यूं हटा, जैसे मजीद कुछ देर उसके पास रुका रहा तो मोम की तरह पिघल जाएगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, तुम लोग आराम करो। मम्मा गई तो वो उठकर तब्दील करने के लिए कपड़े निकालने लगी। आज फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। उनके जाते वो फिर लफ्ज़ों के तीर उस पर बरसाने लगा। मजबूरी है, वो जब से मुस्कुराई। कोई मजबूरी नहीं है, तुम बराबर वाले कमरे में जाकर सो सकती हो। सॉरी, मैं लोगों की बातें बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रखती। इन बातों से तो बेहतर है कि मैं आपकी बातें और रवैयों को बर्दाश्त कर लूँ। वो उसकी जानिब देखे बिना ड्रेसिंग रूम में घुस गई। उसे यकीन था कि उसके कमरे में आने तक वो खुद वहाँ से जा चुका होगा, लेकिन जब वो कमरे में आई तो वहीं ठटक गई। वो बेड पर लेटा हुआ था, जबकि दूसरा तकिया उसने सोफे पर रखकर उसे जता दिया था कि उसकी जगह वहाँ है। वो चुपचाप बिना कुछ कहे सोफे पर लेट गई और आंखों पर हाथ रख लिया। तो मैंने एक लम्हे को गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर सर झटक कर सोने की तैयारी करने लगा। उसने कब ये सोचा था कि वो अपनी बीवी से ऐसा सलूक रवां रखेगा, इस तरह पेश आएगा। उसे बीवियों से बुरा सलूक करने वाले मर्द सख्त नापसंद थे। वो हमेशा ये सोचता था कि वो अपनी बीवी का दोस्त बनकर रहेगा, उसे बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो देगा, लेकिन वो तो अव्वल रोज़ से ही उसकी नापसंदीदा हस्ती बन चुकी थी। मम्मा दोनों को एक साथ हंसता बोलता देखना चाहती थी। वो चाहती थी वो खूब घूमे फिरे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद उकताए हुए रहते। नुमैर सुबह ही तैयार होकर घर से निकल जाता, जबकि वो घर में इधर से उधर भटकती फिरती। कभी किचन में घुस जाती, खानसमा को हटाकर खुद कुछ न कुछ पकाने लगती। कभी घर की सफाई में जच जाती, अगले रोज़ लॉन की नोक पलक संवारने लगती, तो कभी टेरिस की धुलाइयाँ होने लगी। मम्मा खामोशी से उसके तौर तरीके देख रही थी। वो बाखूबी जानती थी किस तरह वो खुद को मसरूफ़ रखने के जतन करती है। रात में कभी बड़ी मुश्किल से वो अपने कमरे में जाती थी। मम्मा आखिर एक रोज़ उसे समझाने पर मजबूर हो ही गई। ये क्या करती फिरती हो तुम घर में? हर काम के लिए नौकर मौजूद है। तुम्हारी शादी को कुल 15 दिनों में, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? 15 दिन की दुल्हन घर के कामों में लग गई है। अरे पुप्पो, उसने उनके गले में बाहें डाल दी। किसी को क्या, मेरा घर है, मैं अपनी मर्जी से संवारती हूँ। काम में दिल लगता है मेरा, वरना सारा दिन गुजारना कितना मुश्किल होगा। कोई मुश्किल नहीं होगा, तुम अपनी तालीम जारी रख सकती हो। कॉलेज में एडमिशन ले लो, नहीं तो प्राइवेट बीए कर लो, ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो, ड्राइविंग सीख लो, शाम को मेरे साथ जिम खाना चला करो। वहाँ नए नए लोगों से मिलोगी, नए फैशन और तौर तरीक़ों को सीखोगी। ठीक है पुप्पो, मैं बीए करूँगी प्राइवेट, साथ ही कोई कोर्स भी कर लेती हूँ। वो खुश हो गई। इसके अलावा बेटा, अपने शौहर की हर बात को मुकद्दम जानो। वो तुमसे दूर है तो तुम भी अखड़ी अखड़ी रहती हो, कभी करीब जाने की कोशिश नहीं करती। इस तरह तो ये फासले कभी कम नहीं होंगे। मैंने इसलिए तो तुम दोनों को एक रिश्ते में नहीं बांधा था कि तुम दोनों एक दूसरे को कबूल भी ना करो। मम्मा की बात पर वो खामोश सी हो गई। पुप्पो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई है। जब वो किसी और को पसंद करते तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। कुछ देर बाद वो बोली, मैंने जो मुनासिब समझा किया। फिर उसने भी कभी मुझे नहीं बताया था कि वो किसी लड़की को पसंद करता है, वरना शायद मैं ऐसा ना करती। निकाह के बाद बताने का क्या मकसद है? निकाह कोई ऐसा बंधन नहीं है जो पहले बांधा और फिर आसानी से तोड़ दिया जाए। हमारे अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे नापसंदीदा शरई अमल है निकाह को ख़त्म करना। मम्मा के लहजे से खफकी झलकने लगी, तो वो मज़ीद कुछ ना बोली। अब तुम ऐसा करो, 2-1 दिन में जाकर अपने घर से अपने ज़रूरी कागजात वगैरह ले आओ। तुम जाने का कह भी रही थी कि चंद ज़रूरी चीज़ें लेना है वहाँ से। जी पुप्पू, उसने सर हिलाया। उस रोज़ इतवार था। नुमैर भी देर से सोकर उठा था। नाश्ते की मेज़ पर मम्मा उससे कहने लगी, नुमैर, शाहताज को कुछ चीज़ें लेना है अपने घर से, तुम इसे ले जाओ, शाम तक लौट आना। मैं क्यों ले जाऊँ मम्मा, आप असलम के साथ भेज दे। वो बदक गया। पागल होने लगे हो, वो अकेली असलम के साथ इतनी दूर जाए? 1 दिन की तो बात है, जाना और आना है। मम्मा ने उसे डांटा। हाँ बेटा, तुम्हारे साथ जाना बेहतर होगा, ले जाओ। शाबाश, पापा ने भी कहा तो वो झुंझला गया। आखिर ऐसा क्या लेना है, क्या रखा है उस घर में? उसका अंदाज़ और आखिरी जुमला शाहजहां ताज का दिल दुखा गया। मुझे नहीं जाना पुप्पो, वो कहकर फ़ौरन वहाँ से उठ आई। कितनी बुरी बात है बेटा, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, कितना दिल दुखा होगा उसका।
किसी के घर में उसके लिए क्या होता है ये उसी से पूछो जिससे उसका घर हमेशा के लिए छूट जाता है। आज उसके माँ बाप जिंदा होते या भाई यहाँ होता तो उसका मैका तो ख़त्म ना होता। पापा ने रसानियत से उसे समझाया तो उसे शर्मिंदगी होने लगी। सॉरी पापा, मैं ले जाता हूँ। वो चाय का कप रख कर उठ खड़ा हुआ। कमरे में आया तो शाहताज अलमारी में मुँह घुसाए जाने क्या तलाश कर रही थी। जल्दी तैयार हो जाओ, चलते हैं। पहली बार वो उससे नरमी से मुखातिब हुआ। मैं नहीं जा रही। शाहताज का लहजा बेहद सर्द था। बेकार बहस नहीं, सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास। मैं बाहर जा रहा हूँ लॉन में, आ जाओ जल्दी से। वो हतमी लहजे में कहकर बाहर चला गया। उसका जी तो चाहा बाहर निकल जाए, लेकिन बात बढ़ने के ख्याल से वो तैयार होने लगी। चलते चलते मम्मा ने पानी की एक बड़ी बोतल और स्नैक्स से भरी एक बास्केट उसके साथ कर दी थी। दोनों घर से निकले तो दिन के 12 बज रहे थे। पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ था। इस्लामाबाद की हदूद ख़त्म हुई तो छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों बिल्कुल खामोश थे। हालांकि हल्की हल्की फव्वार और बादलों से मौसम बेहद खुशगवार हो रहा था। काश इस वक्त तुम्हारे बजाय अलीना हमारे हमरा होती तो सफ़र किस कदर खूबसूरत और यादगार होता। बुकिन अखियों से शाहताज को देखते हुए सोचने लगा। खुद वो बेहद खामोशी से बाहर की रंगीनियों को देख रही थी। शहर पैर तक वो गाँव पहुँचे तो शदीद बारिश के आसार शुरू हो चुके थे। जल्दी समेट लेना सब कुछ, बारिश होने से पहले चलना है हमें। मौसम के तेवर ठीक नहीं लगते मुझे। नुमैर ने उसे ताकीद की। बराबर वाली खाला से घर की चाबी लेकर वो अंदर दाखिल हुआ तो घर की हालत इतनी अबतर ना थी। ज़ैनब खाला हफ्ते के बाद आकर सफाई सुथराई वगैरह कर जाती थी। वो अपने कागजात देखने लगी, जाने किस जगह रख दिए थे। यादें भी तो आंखों में सावन बहादुर बनकर उमड़ी चली आई थी। अम्मी के हाथ की बनी हुई चीज़ें, बाबा के कपड़े, उनकी छड़ी, शाहरुख की चीज़ें, सब कुछ यहाँ से वहाँ तक बिखरा हुआ था। कितनी जल्दी में तो सब कुछ छोड़कर गई थी वो। अंधेरा छाने लगा था, बादलों की गिड़गड़ाहट भी शुरू हो गई थी। नुमैर से हिंद से अंदर आ गया। वो बाबा के कुर्तों को आंखों से लगाए बेआवाज़ रो रही थी। नुमैर का दिल दुख से भर गया। कितनी तन्हा और बेबस थी वो। माँ बाप दुनिया में नहीं थे, भाई दूर था, बहन कोई थी नहीं जिससे अपने दिल का दुख दर्द कहती। घर का, शौहर का घर भी अपना कहाँ था। जब शौहर ही अपना नहीं था तो घर का तो जिक्र ही क्या। शाहताज, उसने नरमी से पीछे जाकर उसे पुकारा। उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। वो चौंक कर मुड़ी। आज शायद पहली बार उसने उसका नाम लेकर पुकारा था। मत रो इस तरह, मामू की रूह को तकलीफ़ होगी। अगर तुमने सामान रख लिया हो जो लेना था तो चले, तेज़ बारिश शुरू होने वाली है। जी, उसने सर हिलाया। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारी कैफियत को, लेकिन बंदे के इख्तियार में कुछ नहीं है सिवाय सब्र के। और अब तक मैंने किया भी क्या है सिवाय सब्र करने के। उसने तल्खी से सोचा। चलो चले। उसने बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। उसी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। साथ साथ मोटे मोटे ओले भी गिरने लगे। या खुदा, अब क्या होगा, फंस न जाए कहीं। नुमैर ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर सहन में झांका। जहाँ बजहाँ ओले गिरे हुए थे। ज़रा रुक जाएं, ये बारिश फिर चलते हैं। सालाबारी भी तो हो रही है। उसने खामोश खड़ी शाहताज को मुखातिब किया। फिर दोबारा बारिश को देखने लगा। वो कमरे में बिछे पलंग की चादर को झाड़ने लगी, लेकिन चादर काफ़ी मैली हो रही थी। उसने संदूक खोलकर धुली हुई चादर निकाली और पलंग पर बिछा दी। आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, मैंने धुली हुई चादर बिछा दी है। उसके कहने पर वो अंदर आ गया। फिर पलंग पर बैठकर पूछने लगा, यहाँ की बारिशें क्या बहुत देर देर चलती हैं? कभी जल्दी ख़त्म हो जाती है, कभी दिनों बरसती रहती है। लेकिन एक ख़राबी है, यहाँ सड़क कच्ची होने की वजह से बारिश में बह जाती है। फिर गाड़ियों का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। अगर आज भी ऐसा हुआ तो हमारा जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उफ नहीं। पहले तो वो बड़ा परेशान हुआ, फिर गुस्से से उसे घेरे में ले लिया। फिर कैसे जाएंगे हम? गाड़ी भी इतनी दूर खड़ी है, कैसे देखो जाकर? बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। तुम्हें भी आज ही आना था। ऐसा क्या ज़रूरी सामान था जिसे लिए बिना चारा नहीं था? उसी वक्त कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई, जो ज़ैनब खाला के घर में खुलती थी। उसने जवाब दिए बिना उठकर अंदर से लगी कुंडी खोल दी। जी खाला। दोपहर जाने ज़ैनब खाला ही थी। सुना है बेटा, बारिश का पानी गलियों में भर गया। इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। तुम कल तक यहीं रुक जाओ, नहीं तो यहाँ हमारे यहाँ आ जाओ। बिस्तरों की कमी नहीं है। खाने की फ़िक्र ना करना, वो मैं भिजवा दूँगी। सुबह बारिश थम जाएगी तो निकल जाना। लेकिन खाला, हम कैसे रुक सकते हैं? पुप्पो परेशान होगी। हम शाम तक वापसी का कह कर आए थे। उसकी फ़िक्र ना करो, मैं फ़रूक से कहती हूँ, वो तुम्हारे घर फ़ोन कर देगा, बड़ी हवेली वालों के यहाँ से। लेकिन इस बारिश में कैसे जाएगा वो? चला जाएगा। पैदल जाना कोई मुश्किल नहीं है। जबकि गाड़ी निकालोगे तो कहीं कच्ची जगह में फंस गई तो मुश्किल हो जाएगी। फिर आप फ़ोन करा ही दें, मौका मिल गया तो निकल जाएंगे, वरना रुके तो मम्मा परेशान तो नहीं होंगी। नुमैर ने फ़ोन नंबर लिखकर ज़ैनब खाला को दिया। फिर आकर चाय पाई पर लेट गया। बाहर मूसलाधार बारिश बरस रही थी। शाहताज को शर्मिंदगी होने लगी। उसकी वजह से आज वो इस मुश्किल में फंस गए थे। कितना अजब वक्त था। जिस घर में वो 23 साल रही थी, आज उसमें एक रात गुजारना उसे मुश्किल में फंसना लग रहा था। सॉरी, मैं आपको हमेशा मुश्किल में मुब्तला कर देती हूँ। वो उसके नज़दीक आकर खड़ी हुई और संजीदगी से कहने लगी,
अब क्या हो सकता है। वो खुद भी इस सूरत-ए-हाल से परेशान और बेजार था। रात गुजार लें, सुबह तक बारिश रुक गई तो फ़ौरन निकल चलेंगे। वो शर्मिंदगी से बोली, बारिश रुक गई तो, और अगर 1 हफ्ते तक भी ना रुकी तो? ऐसा नहीं होगा। वो पलटी और कमरे में मौजूद वाहिद कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कभी बाबा जान इस कुर्सी पर बैठकर बातें किताबें पढ़ा करते थे। कितना शौक था उन्हें पढ़ने का। ढूंढ ढूंढ कर किताबें लाते। अक्सर उसके लिए उन्हें शहर जाना पड़ता, फिर रात भर जाग जाग कर पढ़ते रहते। अम्मा कितना खफा होती थी उनके इस शौक पर। कुंडी फिर बजी। उसने उठकर खिड़की खोली। ज़ैनब खाला की बेटी खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह दीजिएगा बाजी। इसकी भी क्या ज़रूरत थी, हमारे साथ कुछ सामान है खाने पीने का, मम्मा ने दे दिया था। ठंडी चीज़ें क्यों खाएंगी बाजी? भाई जी शादी के बाद पहली बार गाँव आए हैं। अम्मा तो शर्मिंदा है, उनकी ठीक से खातिर भी नहीं कर सकी इस मोई बारिश ने। तो आप रुकिएगा ना बाजी, अभी दावत करेंगे सब मोहल्ले वाले। अरे नहीं, वो हंस पड़ी, बहुत यहीं बहुत है, सुबह हम जल्दी निकल जाएंगे। 2-1 बातों के बाद उसने खिड़की बंद कर दी। सुनिए, खाना खा लें, उसने नुमैर को आवाज़ दी। मुझे भूख नहीं है। हालांकि आंतें कुल हुवल्लाह पड़ रही थी। बुरी बात है, उन्होंने इतने प्यार से भेजा है। वो उठकर बैठ गया। ताज़ा मक्खन लगी गरम गरम रोटियों की महक पूरे कमरे में फैल रही थी। साथ में भुनी मुर्गी का सालन। एक प्लेट में सूजी का सवैयों का जर्दा भी था। ज़ैनब खाला ने बाकायदा उनकी दावत कर दी थी और अपनी एक मुर्गी भी कुर्बान कर दी थी उनके लिए। नुमैर ने खूब पेट भर कर खाया। जाने खाने का असल लुत्फ़ छोटी छोटी जगहों पर ज़्यादा क्यों आता है। रात होते होते सर्दी भी बढ़ गई थी। बारिश अभी तक हो रही थी। शाहताज ने एक लहाफ निकाला और नुमैर के बिस्तर पर रख दिया। खुद ज़मीन पर चादर बिछाकर दूसरा लहाफ निकाल कर लेट गई। नुमैर ने गर्दन तक लहाफ ओढ़ा और सोने की कोशिश करने लगा। रात का जाने कौन सा पहर था। उसकी आंख खुल गई। उसने घबराकर अपने अतराफ में नज़र डाली तो सब याद आने लगा। वो लोग शाहताज के घर में थे और शाहताज, वो घुटनों में मुंह दिए शायद रो रही थी। कमरे में जलते हल्के से बल्ब की रोशनी में उसका धीरे धीरे हिलता हुआ वजूद वही बता रहा था कि वो रो रही है। शाहताज, क्या हुआ? वो परेशान होकर पूछने लगा। डर लग रहा है। वो खामोश रही और आंसू पूंछने लगी। बाबा याद आ रहे हैं। उसने आहिस्ता से गर्दन हिला दी। यहाँ आओ मेरे पास। वो ट्रस से मस ना आए। इधर आओ, मैं बुला रहा हूँ ना। अब की बार उसने रोब से उसे पुकारा तो वो उठकर चुपचाप आकर खड़ी हो गई। यहाँ बैठो। उसने पाँव समेटकर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई। इस तरह रोने से क्या हासिल है, सिवाय इसके कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो उसे समझाने लगा। चलो लेटो अब, शाबाश, सोने की कोशिश करो, हमें सुबह जल्दी निकलना है। जी अच्छा। वो उठकर जाने लगी तो उसने जाने किस जज्बे के तहत उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। यहीं लेट जाओ, बारिश में ज़मीन पर कीड़े मकोड़े निकलते हैं, ज़मीन भी ठंडी होगी। शाहताज ने शिकवा भरी नज़रों से उसे देखा। जैसे कह रही हो, अब ख्याल आ रहा है जब रात का एक पहर गुजर चुका है। फिर संजीदगी से कहकर उठने लगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, आराम से हूँ। कोई आराम से नहीं हो, जगह है बहुत, लेट जाओ। दिल में भी तो जगह होनी चाहिए, उसने सोचा और चुपचाप सिमट कर एक तरफ लेट गई। नुमैर भी दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो सजदा रह गया। शाहताज एक मासूम बच्चे की तरह जाने कब उसकी बाहों में सिमट कर सो रही थी और ख़ुद उसकी बाहें नुमैर को अपने अंदर समेटे हुए थी। इतनी कुर्बत, इतनी नज़दीकियाँ। उसके दिल की हालत अजब होने लगी थी। वो उसकी बीवी थी लेकिन कितनी दूर थी और आज वो सब फासले सिमट गए थे। वो अजीब से एहसास से दो चार होने लगा। कितना सुकून था यहाँ। वो गौर से शाहताज के मासूम चेहरे को देखने लगा। कितना महरूम लग रहा था अपने शौहर की मोहब्बत, तवज्जो और शरई हक़ से भी महरूम थी वो, लेकिन सब सह रही थी। उसे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी। लेकिन अगले ही लम्हे अलीना का वजूद उन दोनों के दरमियान हायल होने क्या। उसे लगा अगर शाहताज मज़ीद उसके नज़दीक सोती रही तो अलबत्ता उससे खफा हो जाएगी, अलीना उससे खफा हो जाएगी। फिर शाहताज उसकी मंजिल नहीं थी, उसे अलीना को हासिल करना था। उसने अलीना की कुर्बत के ख्वाब देखे थे। वो अक्सर सोचता था जब अलीना उसे हासिल हो जाएगी, वो अपने वजूद से उसके खाली कमरे को रौनक बख्श देगा, तो वो उसे अपनी तमाम शिद्दतें बताएगा, उससे दूरी के तमाम दुख एक एक करके सुनाएगा, उसे बताएगा कि उसके बिना उसने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, बीवी के महकते वजूद को नज़रअंदाज करके उसका इंतज़ार किया है। वो तो अपनी शरई बीवी पर एक गलत निगाह डालने का गुनाहगार तक नहीं है। कौन होगा ऐसा पारसा जो खुद को इस तरह संभाल सके, बहला सके, रोक सके? हाँ वो है। कैसा सुरखरू होगा उस समय वो अपनी मोहब्बत के सामने। लेकिन आज ये क्या हुआ था? वो किस तरह उसके इतने नज़दीक आ गई थी। उसने एक झटके से शाहजहान को खुद से दूर कर दिया। वो गहरी नींद से एकदम जाग गई। ज़हन दिमाग को बेदार करने के लिए उसने सूरत हाल को समझने की कोशिश की। नुमैर अब उठकर बैठ गया था। उसके चेहरे पर एक तनाव सा फैला हुआ था। उसे उठते देखकर वो पलंग से खड़ा हो गया। बारिश रुक गई है, चलने की तैयारी करो अभी से, अभी तो बहुत अंधेरा फैला हुआ है।
5 बजे हैं सुबह के। उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली। तो कब तक रुकना आखिर? सारी उम्र तो नहीं रहना यहाँ। उसका लहजा इंतहाई सर्द था। वो खामोश हो गई। वापसी का सफ़र उसी तरह तय हुआ। एक दूसरे से अनजान और बेखबर बने। दोनों पूरे रास्ते बिल्कुल खामोश रहे, यूं जैसे अक्सर अजनबी हो। घर आती नुमैर ने कराची वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। मामा को जब पता चला तो हस्बे तवक्को खफा होने लगी। क्या पड़ी है तुम्हें कराची जाने की? यहाँ का काम संभालो, वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है। प्लीज़ मम्मा मुझे जाने दे, मैं मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकता। चले जाना, अभी तो तुम लोग कहीं घूमने तक नहीं गए। पहले शाहजहान को कहीं ले जाओ, यूरोप, अमेरिका या कहीं और। बच्ची सारा दिन घर में पड़ी रहती है। यूरोप, अमेरिका? वो इस्तज़ाई अंदाज में हंसा। मम्मा वहाँ जाने के लिए भी कुछ ढंग तो आने चाहिए। ना लिबास पहनने का सलीका, ना मेकअप करने का ढंग। 4 लोगों में बैठे तो बात करने की तमीज़ तो हो, उठने बैठने के आदाब से कतई ना वाकिफ़। मम्मा आपने भी मेरे लिए खूब नमूना ढूंढा है। कमरे से बाहर खड़ी शाहताज ज़िल्लत और शर्मिंदगी के शदीद एहसास तले दब गई। नुमैर, मम्मा तासुफ से उसे देखने लगी। हमारी क्लास की लड़कियों के रंग ढंग भी तुमने खूब देख रखे। ना शौहर को खातिर में लाती है, ना ही ससुराल वालों को। शाहताज बहुत साबिर और सुलझी हुई बच्ची है। तुम्हारा रवैया अब तक बर्दाश्त कर रही है। कोई और लड़की होती तो रुकी हुई होती यहाँ। कोई और लड़की होती तो मेरा रवैया भी ऐसा ना होता, ना मुझे उसके साथ पर शर्मिंदगी होती। लेकिन शाहताज, उसकी रोती शक्ल, गाँव की लड़कियों का रहन सहन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी गाँव में पली बड़ी थी। तुम्हारे नाना और दादा की बचपन की दोस्ती की बिना पर यह शादी हुई है। मैंने तो शादी के बाद पढ़ा लिखा ढेरों कोर्सेज किए। तुम्हारे पापा ने भी निभाया ज़िंदगी भर। मेरी खुशी, मेरे फैसलों का एहतराम किया, हमेशा मेरी हौसला अफजाई की। क्या तुम कह सकते हो कि मैं भी कभी गांव में रहा करती थी? आपकी बात और है मम्मा, आप ज़हीन और समझदार थी, जल्द सब सीख गई। वो भी सीख जाएगी। तुम उसे वो मान, तवज्जो और प्यार तो दो जो तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था। मैं उसे कुछ नहीं दे सकता मम्मा, मेरे पास उसके लिए कुछ नहीं है। वो फ़ौरन कमरे से निकल आया। बाहर शाहताज खड़ी थी, धुआं चेहरा लिए। नुमैर को दुख हुआ। वो फितरतन बुरा नहीं था, बस उसे अलीना और उसकी मोहब्बत ने गड़बड़ कर दी थी। अगले ही लम्हे वो सर को झटक कर वहाँ से चला आया। कराची पहुँचते उसकी हिम्मत न हुई कि अलीना को फ़ोन करता या उससे मिलता। क्या कहेगा वो उससे कि इतने बुलंदो बाला मोहब्बत के दावों के बाद वो शाहताज को रुखसत करा के अपनी खलवत का साथी बना कर ले आया। ये और बात थी कि वो हनूज उससे दूर था। एक फासला बरकरार था दोनों के दरमियान, लेकिन क्या वो यकीन करेगी कि उसे मजबूर कर दिया था? एक मर्द और इस कदर मजबूर, उसे सोचकर हंसी आने लगती थी। रात में जब वो सोने की कोशिश करती, फ़ोन की घंटी बजने लगी। कहीं वही ना हो, उसका दिल गवाही देने लगा। चौथी बेल पर उसने फ़ोन उठाया। हेलो, वास्की से बोला। दूसरी जानिब कुछ देर खामोशी रही। हेलो, कौन? बोलिए भाई। नुमैर, मैं हूँ अलीना। दूसरी जानिब से अलीना की आवाज़ सुनाई दी। ओह अलीना, कैसी हो तुम? वो खुद को संभाल कर पूछने लगा। ठीक हूँ। लहजा रंधा हुआ था। तुम कराची आ गए, फ़ोन तक नहीं किया। खैर, फ़ोन तो तुम वहाँ इस्लामाबाद से भी कर सकते थे, लेकिन तुम तो शायद कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं अलीना। अब मैं क्या कहूँ तुमसे? कुछ मत कहो, मैं लाइल नहीं हूँ। तुमने भी वही किया जो सब करते हैं, लेकिन मजबूरी का रोना मत रोना प्लीज़। आजकल तो लड़कियां इस कदर बेबस नहीं हैं, ना कि मर्द। वो ना चाहते हुए भी तंजिया कहने लगी। तुम कह सकती हो, लेकिन यकीन करो, आखिर वक्त तक मैं मम्मा को रोकता रहा। मेरे जाने से पहले वो सब इंतज़ाम कर चुकी थी, कार्ड्स बांटे जा चुके थे। मैं समझता रहा कि वो इससे पहले मुझसे पूछेंगी, लेकिन ये मेरी खुशफहमी थी। उन्होंने निकाह से पहले नहीं पूछा तो रुखसती कराने से पहले क्या पूछती? और अब अलीना का लहजा तल्ख हो गया। अब वो कुछ देर रुका। मैंने अब भी उसे कबूल नहीं किया। यकीन करो, हमारे दरमियान आज भी वही फासले। तुम चाहे मुझे कबूल करो या नहीं, मैं उसे कभी नहीं कबूल करूँगा। ये मेरी भी ज़िद है। वाकई? क्या तुम ठीक कह रहे हो? अलीना को बिल्कुल यकीन ना आया। तुम्हें अब शायद मेरी बातों पर एतबार ना रहा हो, अलबत्ता लेकिन ये सच है, बिल्कुल सच। और मम्मा भी जानती हैं कि मैं उससे बात तक करना पसंद नहीं करता। लेकिन अलीना, क्या तुम अब भी मेरी मोहब्बत पर शक करती हो? ओह नुमैर, मैं क्या करूं? मैं खुद को कतई बेबस पाती हूँ इस मामले में। तुम्हें भुला देना मेरे बस में नहीं। मैं कितना चाहती हूँ कि इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर डालूँ, लेकिन मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम, जब तुम्हारे ऑफिस से मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं कितनी हर्ट हुई। दुनिया पर से मेरा एतबार जैसे ख़त्म होने लगा। मैंने हमेशा मुंतज़िर नज़रें देखी अपने लिए, लेकिन तुम वाहिद हो जिसका मैंने इंतज़ार किया। लेकिन तुमने भी आम लोगों की तरह। वो शायद रोने लगी थी। लड़कियां कितनी भी ख़ास हो, मुनफरिद शख्सियत की मालिक हो, मोहब्बत करते ही आम सी बन जाती है।
प्लीज़ अलीना रो मत, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, सोच सोच कर दिमाग दुखने लगा है। कितने दिन हो गए ढंग से नहीं सोया। मेरी नींद तो मम्मा के गलत फैसलों ने छीन ली है। तुम इस तरह करोगी तो हिम्मत हार बैठूंगा। वो बेकरार हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा नुमैर? तुम किस तरह एक दूसरे को पा सकेंगे हम? तुम्हारे पापा और मम्मा मुझे कबूल करेंगे या नहीं? काश तुम उस रोज़ अपनी मम्मा के साथ अपने मामू के घर ना गए होते, तो फिर हमारा एक होना मुश्किल ना होता। अब तो मुझे पापा और मम्मी को मनाना कितना मुश्किल होगा। तुम फिक्र मत करो, उन्हें भी मैं मना लूँगा। पहले इस शाहताज से तो छुटकारा हासिल करो। मैंने उसे तसल्ली दी। हैरत की बात थी, उसे यहाँ आए कई रोज़ बीत गए थे। ना तो मम्मा का कोई फ़ोन आया था, ना ही शाहताज को उन्होंने भेजा था। वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। वो भी मुतमईन हो गया। अलबत्ता अलीना से उसकी रोज़ ही मुलाकात होती। रात का खाना वो साथ खाते। रात गए घर लौटने के बाद भी दोनों एक दूसरे को फ़ोन ज़रूर करते। अक्सर बात करते करते आधी रात गुजर जाती। मोहब्बतों का इजहार होता, बेकरारियाँ रूज पर होती, मुस्तकबिल का लाअमल तैयार किया जाता। उस रोज़ भी वो अलीना के साथ खाना खा के उसे ड्रॉप करके घर लौटा तो लाउंज में शाहताज को बैठे देखकर बुरी तरह चौंक गया। तुम किसके साथ आई? अभी 4 माह तो हुए थे यहाँ आज़ादी से रहते कि वो फिर से उसके सर पर मुसल्लित होने लगी थी। फूफा जी आए हैं, उन्हें कुछ काम था यहाँ। फूफो ने कहा तुम भी चली जाओ। मैं लाख मना करती रही, वो नहीं मानी। वो सफाई पेश करने लगी। उसके चेहरे से शर्मिंदगी अफदीदा थी, जैसे अपने ही शौहर के घर बिन बुलाए मेहमान की तरह आने पर वो खफत महसूस कर रही हो। हाँ, हर काम आपकी मर्ज़ी के बिना तो हो रहा है, वो तल्खी से बोला। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। अब उसके इस अचानक आमद पर अलीना खफा नहीं होंगी क्या? उसकी रूटीन में भी फ़र्क पड़ेगा। ना ही वो इतनी आज़ादी से उससे मिल और फ़ोन पर बात कर सकेगा। आई एम सॉरी, लेकिन इसमें मेरी किसी रज़ा और ख्वाहिश का दखल नहीं है। वो इस इस्तकबाल के लिए पहले ही तैयार थी। इसके बावजूद उसका दिल किरची किरची होने लगा था। पापा कहाँ हैं? नुमैर ने शाहताज की बात को नज़रअंदाज करके अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। वो सो चुके हैं। काफ़ी देर आपका इंतज़ार किया, फिर सोने चले गए। कह रहे थे सुबह मुलाकात होगी अब आपसे, उसने आम से अंदाज में कहा। लेकिन नुमैर को यूँ लगा जैसे वो उसे जता रही हो कि अब आप इतनी रात गए घर आते, कोई पूछने वाला जो नहीं। जवाबन वो कुछ कहे बगैर अपने कमरे में चला आया। लेकिन कमरे में दाखिल होते उसका मूड सख्त ऑफ हो गया। कमरे के एक जानिब रखे सूटकेस और एक अदद हैंड बैग यकीनन शाहताज का था। तो क्या मोहतरमा मेरे कमरे में क़याम पजीर होंगी? वो झला गया। अब क्या किया जाए? पापा और नौकरों की मौजूदगी उससे सामान बाहर उठाकर फेंकने से रोक रही थी। पीछे पीछे वो भी आ गई। सॉरी, ये सामान मासी जरीना ने यहाँ रख दिया था। मैंने उस वक्त मना करना मुनासिब ना समझा। पापा भी मौजूद थे। दूसरे मासी भी जाने क्या सोचती। सामान आप यहीं रहने दें, मैं दिन में आकर अपनी चीज़ें निकाल लिया करूँगी, वो संजीदगी से कह रही थी। नुमैर ने उसे देखा, फिर कुछ सोचकर कहने लगा, मेरा ख्याल है फ़िलहाल आप इसी कमरे में ठहरिए जब तक पापा यहाँ आएँ। कितने दिन का प्रोग्राम है उनका? 1 हफ्ते के लिए आए हैं। मैं उनके साथ वापस चली जाऊँगी। ठीक है, अब तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। वो कमरे से बाहर निकल गया। शाहताज ने ठंडी सी सांस लेकर कमरे पर नज़र डाली। बेहद आरामदेह कीमती फर्नीचर और दबीज़ कालीन और पर्दों से मज़य्यन ये कमरा उसके शौहर का था। कीमती डेकोरेशन पीसेस और पेंटिंग्स कमरे की शान बढ़ा रही थी। उसका दिल अजीब से दुख से मामूर हो गया। ये सब कुछ उसका होते हुए भी उसका ना था। फिर चीज़ों का क्या है जब शौहर ही उसका ना था? तो नुमैर की अजनबियत की वजह तुम हो। वो काफ़ी देर तक तस्वीर को देखती रही। तुम वाकई इतने दिलकश हो कि तुम्हें इस तरह चाह जाए। वो आज़र्दगी से मुस्कुराई, फिर तस्वीर को वापस रखकर तकिया उस पर रख दिया और खुद सोफ़े का कुशन सर के नीचे लगाकर सोने की कोशिश करने लगी। नुमैर कब कमरे में आया और कब सोया उसे पता नहीं चला। दूसरी सुबह पापा नाश्ते की मेज़ पर उसे सरजनिश करते रहे थे। तुम इतनी रात गए घर लौटते हो? बुरी बात है बेटा, यहाँ के हालात देख रहे हो। रात को 12 बजे तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। सॉरी पापा, दरअसल एक दोस्त की शादी थी। आपको तो मालूम है यहाँ 1-2 बजे से पहले शादियों से कब फरागत होती है। उसने बहाना गढ़ा। हालांकि रात वो अलीना के साथ खाना खाकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया था। आजकल अलीना के मम्मी और पापा इंग्लैंड गए हुए थे, सो वो भी बिल्कुल आज़ाद थी। खैर आइंदा ख्याल रखना। तुम्हारी मम्मा भी आती, लेकिन वो कुछ मसरूफ़ है। हम लोग अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं, तुम्हारे चचा के पास। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। वो मिलने के ख्वाहिशमंद थे। हमने प्रोग्राम बना लिया, 1 माह तक लौट आएंगे। तुम शाहताज का ख्याल रखना। ये यहीं रहेगी? उसकी सांस रुक गई। जाहिर है वहाँ अकेली कैसे रह सकती है। पापा इत्मीनान से बोले, आप साथ ले जाते, ये अमेरिका भी घूम लेती। उसने एक नज़र सर झुकाए चाय पीती शाहताज पर डाली। तुम दोनों साथ चले जाना, अभी तुम्हें फुर्सत कहाँ है। वो पूरा प्रोग्राम बनाए बैठे थे।
वो मज़ीद ना बोल सका, अब तो बर्दाश्त करना था। 2-3 दिन के बाद पापा वापस इस्लामाबाद चले गए तो शाहताज ने बराबर वाला कमरा अपने लिए सेट कर लिया। नुमैर पापा को एयरपोर्ट छोड़ने गए तो वो अपना सब सामान समेट कर दूसरे कमरे में ले आई। रात गए जब अलीना से मिलकर वो घर लौटा तो कमरा खाली था, ना वो थी ना उसका सामान। उसे अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई कमी हो, कुछ खालीपन। उसने सर को झटक दिया। शाहताज के ना होने से खालीपन और कमी का एहसास नामुमकिन। कितनी खफा थी अलीना शाहताज के आने से, कितनी मुश्किल से समझाया था उसे। मजबूरी थी कि मम्मा और पापा अमेरिका जा रहे थे, हालांकि रहने को वो रह सकती थी, ढेरों नौकर थे वहाँ, लेकिन मम्मा इस बात को मुनासिब नहीं समझती थी। यूँ जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते उसे बर्दाश्त करना था। और अब उसने सोच लिया था कि मम्मा के आते ही वो उनसे बात करने का, कि अब मज़ीद इस सूरत हाल को बर्दाश्त करना उसके लिए नामुमकिन था। दूसरे दिन सुबह इतवार था, इसलिए वो दिन चढ़े उठा, नहा धोकर बाहर आया। वो मेज़ पर नाश्ता लगा रही थी। उठ गया, आप आइए नाश्ता कर लें। उसे देखकर वो यूँ आम से अंदाज में कहने लगी जैसे ये रोज़ का मामूल हो। मासी, नुमैर ने उसे नज़रअंदाज करके ज़रीना मासी को आवाज़ लगाई। वो छुट्टी लेकर गई है 3-4 दिन की। क्यों? उसका पारा हाई हो गया। उसकी बेटी की तबीयत ख़राब थी। वो इत्मीनान से मेज़ सेट करती रही और तुमने मुझसे पूछे बगैर उसे छुट्टी दे दी। वो शदीद गुस्से के आलम में उसे घूरने लगा। तो और क्या करती? अब घर के काम कौन करेगा? खाना सफाई वगैरह मैं कर लूँगी, आप फिक्र ना करें। हाँ, तुम्हें और आता ही क्या होगा सिवाय घर के कामों के। वो तंजिया कहकर कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ते पर नज़र पड़ते ही उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। ये नाश्ता मैं नहीं करता, मोहतरमा हटाइए ये सब। सजाद वो चीखा। क्यों, क्या खराबी है इसमें? कभी कभार खाना चाहिए। रोज़ टोस्ट, हाफ फ्राई, जैम, मक्खन। नाश्ता इंसान को अच्छा करना चाहिए। पापा कहते थे बुढ़ापा देर से आता है। अपनी नसीहतें अपने पास रखो, मुझे ये इतनी भारी नाश्ते की आदत नहीं है। उसने मेज़ पर रखे पराठों, भुने हुए कीमे, हरी मिर्चों के ऑमलेट और गाजर के हलवे की प्लेट को घूरा। कभी कभार तो उसने फिर कहना चाहा, लेकिन नुमैर की धार ने उसे समा दिया। मैंने कहा ना। वो उसे गवार कहते कहते रुक गया। सजाद, नाश्ता लाओ मेरे लिए। उसने फिर ज़ोर से पुकारा। मैं लाती हूँ। सजाद सब्ज़ी गोश्त वगैरह लेने मार्केट गया है। वो तेज़ी से किचन की जानिब चली गई। उफ मेरे खुदा, नुमैर ने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। अभी तो पापा को गए 24 घंटे भी नहीं हुए। इस गाँव की जाहिल गवार और लड़की ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। इतने दिन कैसे बर्दाश्त करूँगा इसे? ऊपर से मासी को भी भगा दिया इसने। उसे लगा इस तरह वो खुद को इस पर मुसल्लत कर रही है। जाहिर है मासी के ना होने पर वो उसका मोहताज हो जाता। मम्मा और पापा का जाना भी उसे एक सोची समझी स्कीम लग रहा था ताकि वो यहाँ रह सके। तुम कुछ भी कर लो शाहजहां, ताज बेगम, लेकिन मेरी दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं। फिर उसने यही किया। सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलता तो रात गए घर में घुसता। तब तक वो सोने के लिए अपने कमरे में जा चुकी होती। उसे मालूम था कि रात का खाना वो बाहर खा कर आता है। सुबह तैयार होकर वो नाश्ते की मेज़ पर आता। वो चुपचाप उसका नाश्ता लगा देती। वो जल्दी जल्दी चाय पीता, अक्सर नाश्ते तक को नज़रअंदाज कर देता और उसे खुदाफिज कहे बगैर चला जाता। और वो सारा दिन एक कमरे से दूसरे कमरे में फिरकर शाम कर देती। उसे बाबा की तरह मुतालिया का शौक़ था। बाबा के पास किताबों का ढेर था जिनमें से निकाल कर वो पढ़ती रहती। यहाँ तो ढूंढने से भी कोई ढंग की किताब नहीं मिली थी सिवाय फिल्मी और फैशन के मैगजीन्स के, जिन्हें एक नज़र देखकर उसने रख दिया था। उस दिन अलीना ने शाम में साथ जाने से माजरत की तो वो बोर होकर जल्दी घर आ गया। अलीना की फ़र्स्ट कज़न और गहरी दोस्त की शादी थी और आज वो मायूं बैठ रही थी। अलीना ने जब उसे बताया कि वो पूरे हफ्ते मसरूफ़ रहेगी तो वो शदीद बोर हो गया। 1 हफ्ते तक नहीं मिलोगी तुम। लाहौर जो जाना है, बचपन से दोस्ती है हमारी, नहीं होगी। हमारी नहीं गई तो वो ज़िंदगी भर बात नहीं करेगी। वलीमे के दूसरे रोज़ लौट आऊँगी इंशाल्लाह। अब देखो रात में मायूं है, दोपहर की फ़्लाइट से जा रही हूँ। मुंह सूजा हुआ होगा उसका। ना तो उसकी शादी की तैयारी में हिस्सा ले सकी, ना ही अब तक उसके होने वाले शौहर से मिल सकी हूँ मैं। तो चली जाती 1 महीना पहले से। उसने मुंह सुजा लिया। अरे भैया आ जाऊंगी ना जल्दी। उसके नाराज़ होने पर वो हंसी। तुम कौन सा मेरे बिना बोर हो जाओगे? बेगम आई हुई है तुम्हारी, अच्छा वक्त कट जाएगा। दिमाग ख़राब है तुम्हारा। वो नाराज़ होने लगा। बस कह दिया मैंने, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। इतने दिन नहीं रह सकता मैं। प्लीज़ नुमैर, जाना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें छोड़कर यूँ जाने को। वो उसे समझाने लगी। यूँ शाम वो ऑफिस से सीधा घर लौट आया। सोचा था रात में किसी दोस्त को फ़ोन करके उसके साथ चला जाएगा, लेकिन अलीना की वजह से दोस्तों से मिलना भी तकरीबन ख़त्म हो गया था। वो लॉन में ही बैठी थी। उसके बेइंतहा स्याह और घने बाल उसकी पुश्त पर फैले हुए थे। कुछ देर पहले ही नहा कर निकली थी वो, और अब चाय का कप लिए लॉन में ही चली आई थी। हल्का आसमानी आंचल शानों पर फैला हुआ था, बिना किसी जेवर या मेकअप के भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। पहली बार नुमैर ने उसे गौर से देखा था। शायद उसके खूबसूरत बालों की कशिश ने उसे मशहूर कर दिया था। जाने क्या बात थी। नए दौर के परवरदा को लड़कियों के
लंबे बाल पसंद थे, जबकि अलीना के बाल बिल्कुल भी लंबे नहीं थे, डाई और पर्म किए हुए कंधों तक आते थे। स्टाइल के बाल उसकी शख्सियत पर बहुत सूट करते थे, लेकिन लंबे और सीधे बालों को देखकर वो दिल ही दिल में उन्हें ज़रूर सराहता था। शाहताज हमेशा चादर ओढ़कर बाहर निकलती थी, जबकि घर में भी बड़ा सा दुपट्टा सर पर लिए रहती थी, इसलिए कभी वो उसके खूबसूरत बालों को नहीं देख सकता था। कभी देखा भी होगा तो वो उस पर इतना ध्यान देता ही कब था। उसे देखकर वो चौंकी और उसे यूं खुद को देखता पाकर पहले थोड़ी हैरान हुई, फिर शर्म से उसका चेहरा गुलाबी सा हो गया। ये नज़ारा नुमैर के लिए बड़ा अजनबी और अनोखा था। अलीना और वो कितने कितने घंटे साथ रहा करते थे। वो कितनी देर तक उसे तका करता था। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसके गुलाबी होंठ, सब कुछ उस तो मबहूत कर देने वाला था। वो बार बार हर अदा पर उसे देखे जाता, उसकी वार्तगी पर वो फखरिया मुस्कुराती, बार बार हंसती, लेकिन यूँ हया के रंग उसके चेहरे पर कभी नहीं बिखरे थे, ना ही वो उसके देखने पर कभी झिझकती थी। जबकि नुमैर के यूँ देखने पर शाहताज की पलकें खुद ब खुद झिझक कर झुक गई थी। वो एकदम होश में आ गया और अगले ही लम्हे तेज़ी से चलता हुआ अंदर की जानिब चला गया। वो कुछ देर बैठी रह गई, फिर खुद को संभाल कर अंदर आई। वो अपने कमरे में ही था। मासी को चाय का कहकर वो लाउंज में आ गई। टीवी खोलकर गायब दिमागी से स्क्रीन पर चलती तस्वीरों को देखती रही और उसे पता भी नहीं चला कि वह तैयार होकर फिर घर से चला गया। नुमैर के ऑफिस वालों को पता चला कि उसकी बीवी आजकल आई हुई है, तो उन्होंने दोनों को शेरटन में डिनर की दावत दे डाली। उसने लाख इनकार किया, लेकिन वो बज़िद रहा। आखिर उसे मानना ही पड़ा। अब सबको तो असलियत नहीं मालूम थी। उस शाम वो घर आया तो शायद वो अपने कमरे में थी। वो दस्तक देकर कमरे में गया तो वह असर की नमाज पढ़ रही थी। कितनी पाकीज़ा, कितनी मुकद्दस लग रही थी। वो चंद लम्हे उसे देखते रहने के बाद वापस पलट आया। जाने क्यों आजकल वो किसी अजीब से एहसास से दो चार था। उसे लगता था कि वो शाहताज से ज्यादती कर रहा है, उसे उसका शरई और कानूनी हक ना देकर उस पर जुल्म कर रहा है। इसलिए वो मज़ीद इस बंधन के बंधे रहने को गलत जानकर जल्द से जल्द इस मसले को ख़त्म करना चाह रहा था। उस वक्त भी वो खुदा के हजूर खड़ी थी। उसे लगा जैसे वो खुदा से उसकी शिकायत करने के लग के करेगी, दुआ के लिए हाथ उठाएगी तो उसकी और अलीना की जुदाई की दुआएं मांगेगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ देर इंतज़ार के बाद वो अंदर आ गई। आपको कोई काम था मुझसे? हाँ, कल ऑफिस वालों की तरफ से डिनर है होटल में। मैं बताने आया था कि कल रात में तैयार रहना। दूसरे कल के लिए कोई ढंग के कपड़े हैं तुम्हारे पास? वो पूछने लगा। आपने मना नहीं किया था उन्हें? उसकी बात का जवाब देने के बजाय वो उल्टा कहने लगी, मैंने जो मुनासिब समझा किया। अगर कोई ढंग का सूट नहीं है तो बहुत सबकी होगी कल। मैं 4-5 सूट लाई थी क्योंकि इतने दिनों तक रहने का मालूम नहीं था और किसी तकरीब में पहनने के लिए तो कुछ भी नहीं रखा। पुप्पो ने तो ताकीद की थी, लेकिन मैंने सोचा वो यूं ही कह रही हैं। वो बताने लगी, अक्लमंद तो है ही आप। अब कल क्या पहनोगी? वो झला गया तो वो खामोश रही, फिर कुछ सोचकर बोली, आप माजरत कर लें उनसे, अब ये मुमकिन नहीं है। चलो तैयार हो जाओ, मैं कल के लिए और 2-4 और कपड़े दिला दूँ तुम्हें। अभी 15 दिन है मम्मा के आने में, तब तक इन्हीं सूटों को पहनोगी बार बार? क्या हर्ज है? उसने लापरवाही से कहा। आपके लिए कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये आपका गांव नहीं है, मेरा घर है। और कहीं ना सही घर में नौकर भी देखते हैं, यही सोचते होंगे कि कोई ढंग के कपड़े तक नहीं है आप उनके पास। यूं से लेकर तारिक रोड की चंद मशहूर बुटीक में फिरता रहा। कल की तकरीब के लिए खूबसूरत जदीद अंदाज का कीमती सूट खरीदा, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और शूज़। इसके अलावा 4 रेडीमेड सूट दिलवाए। रात गए जब वो घर लौटे तो वो उस पर अच्छी खासी जेब खाली कर चुका था, लेकिन मुतमईन था। हालांकि वो मुस्तकिल उसे मना करती रही थी, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ ख़रीदता रहा। शुक्रिया इन सब चीज़ों का, हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं थी। अपने कमरे की जानिब बढ़ते हुए उसने कहा तो वो कोई जवाब दिए बिना अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन जब वो तैयार होकर बाहर आया तो वो अभी तक कमरे में थी। इतनी देर हो रही है और मोहतरमा अब तक तैयार नहीं हुई, जाने क्या हुलिया बना बैठी है। वहाँ तो मम्मा तैयारी में मदद दे दिया करती थी। वो ये सोचकर उसके कमरे में चला गया तो कुछ कमी बेशी हो तो वो शर्मिंदा होने से पहले दुरुस्त करा दे। वो बिल्कुल तैयार थी और अपने बालों में ब्रश कर रही थी। वो शशदर रह गया। कितनी मुकम्मल, किस कदर दिलकश लग रही थी वो। सलीके से किया गया मेकअप उसके चेहरे की मलाहमत और इंतहाई मुनासिब नकुश को उजागर कर रहा था। हर शय नफासत और करीने से इस्तेमाल की गई थी। मेकअप में खास कर ब्लश ऑन से बहुत चिढ़ती उसे। जब वो किसी लड़की को ब्लश ऑन से गाल लाल किए देखता तो उसे बड़ी उलझन होती थी। अलबत्ता कितने ढंग से मेकअप करती थी अलीना, कितने ढंग से मेकअप करती थी। एक एक चीज़ उसके चेहरे का जुज़ू बन जाती थी। कहीं से भी महसूस नहीं होता था कि उसने मेकअप किया हुआ है, बल्कि उसका हुस्न दो आतिशा हो जाता था। और आज ये शाहताज गाँव की लड़की बिल्कुल शहरी अंदाज में कितने करीने से तैयार हुई थी कि उसकी शख्सियत ही बदल गई थी। वो हमेशा बिल्कुल सादा रहती थी। शादी और वलीमे के दिन या दूसरे दिन मम्मा ने उसे ढंग से तैयार किया था,
इसके अलावा उसका लिबास साफ़ सुथरा लेकिन चेहरा बिल्कुल सादा होता। फिरोज़ी और पर्पल कॉम्बिनेशन का वो खूबसूरत सा सूट मैचिंग ज्वेलरी के साथ कितना सज रहा था उस पर। तैयार हो गई तुम, चलें? उसके पलटने पर वो बेनियाज नज़र आने की कोशिश करने लगा। जी बस ज़रा चोटी बांध लो। वो जल्दी जल्दी चोटी में बल डालने लगी। रहने दो, अच्छे लग रहे हैं। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। फिर वो एकदम बाहर चला गया। वो कुछ हैरत ज़दा उसे जाते देखती रही। फिर ना समझने वाले अंदाज में दोबारा मुड़कर बालों में ब्रश फेरने लगी। रात भर वो बिल्कुल खामोश रहा। शायद अपने बेसाख्तगी से उसकी तारीफ़ करने पर शर्मिंदा था। उस रात डिनर में उसे हर जानिब से लोगों के रिमार्क्स जो शाहताज की तारीफ़ में सुनने को मिल रहे थे सुनकर एहसास हुआ कि वो इतनी गंवार, जाहिल, बदसलीका यह नए दौर से नाआशना भी नहीं थी जितना वो समझता था। बेशक उसने एक गांव में ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन वो इंटर पास थी, सुगर थी, खुश शक्ल थी, सबसे बढ़कर बेहद साबिर और शाकिर थी। उसकी बेहतनाइयों के जवाब बावजूद सब कुछ सह रही थी। सब लोग उसे सराह रहे थे, उसकी तारीफ़ें कर रहे थे और वो खुद कितने एतमाद से सबसे मिल रही थी। शायद उसके आने के बाद मम्मा ने उस पर बहुत वक्त सर्व किया था, उसे बहुत कुछ सिखाया था, लोगों से मिलाती रही थी। उन बातों से उसमें काफ़ी तब्दीली और एतमाद आ गया था। तभी इतने अरसे उसके आने के बाद वो खामोश रही थी और जब उन्होंने समझा था कि वो उसकी पसंद में काफ़ी हद तक ढल गई है तो वो पापा के साथ अमेरिका चली गई थी ताकि दोनों हमराह रहें और एक दूसरे को समझ सके। यूँ भी अच्छे माहौल, अच्छे लिबास और अच्छी ग़िज़ा ने शाहताज को काफ़ी निखार दिया था। वो काफ़ी पुरुमीद थी। उनके नज़दीक मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। एक घर में शरई तौर पर सबसे मजबूत रिश्ते में बंधे दो अफराद कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आपकी ये कोशिश भी कामयाब ना हो सकेगी मम्मा, कि अलीना के बाद अब किसी की गुंजाइश नहीं है मेरे दिल में। वो शाहताज को देखते हुए सोचता रहा। वापसी में सारे रास्ते वो यही सोचता रहा कि शाहताज से किस तरह बात करे। उसे मालूम था शाहताज ही अब इस सिलसिले में उसकी कोई मदद कर सकती है। मम्मा से तो वो बिल्कुल मायूस हो चुका था। पापा से कुछ उम्मीद थी तो वो भी अब शाहताज के हामी बन चुके थे। सुनो, कपड़े बदल कर मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाने को थी तो वो पीछे से बोला, ओह तो रोज़े हिसाब आ गया। वो खिड़की की खड़ी रह गई। चल लम्हों बाद पलट कर देखा तो वो कमरे में जा चुका था। कुछ देर बाद वो लिबास तब्दील करके मुंह हाथ धोकर उसके कमरे में आई तो वो आंखों पर बाजू रख के कुछ सोच रहा था। उसकी आंख पर चौंका। आओ बैठो। उसने पैर समेटकर उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन वो नज़रअंदाज करके सोफे पर बैठ गई। नहीं, यहाँ आओ, इधर आकर बैठो। वो फिर बोला तो वो चुपचाप आकर पलंग के कोने पर टिक गई। देखो शाहताज, हमारे ये बंधन 100% मम्मा की मर्ज़ी या तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश पर बंधा है। मैं भी मम्मा की यूँ अचानक फ़ैसले पर गुम सा हो गया था कि कुछ बोल नहीं पाया। दूसरी अलीना इस वक्त मैं ठीक से जान भी नहीं पाया था कि मैं अलीना और वो मेरे बगैर नहीं रह सकेगी। अलीना मेरी फ्रेंड है, हमने शादी का वादा कर रखा है एक दूसरे से। वो बीच में रुका। मैं जानती हूँ। वो आहिस्तगी से एक नज़र उस पर डालकर बोली। ओह। वो कुछ देर के लिए चुप सा हो गया। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए ये सब बहुत नापसंदीदा है, लेकिन तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। साफ गोई माफ़, लेकिन तुम मेरा आइडियल नहीं हो। शाहताज के चेहरे पर साया सा गुजर गया। इसके बावजूद अगर अलीना न होती तो शायद मैं तुम्हें कबूल कर ही लेता, लेकिन मेरा दिल वो अलीना के अलावा किसी को कबूल करने को तैयार नहीं है। मम्मा से इस सिलसिले में कई बार बात कर चुका। मैं चाहता था कि रुखसती और वलीमे की रसूमात अदा ना हो और मैं तुम्हें छोड़ दूँ, लेकिन मम्मा की ज़िद, उन्होंने हर काम मुझसे बिना पूछे जल्दबाजी में किया। इस तरह 3 ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही हैं। मैं, अलीना और तुम तीनों इस ज़िद की जद में आए हुए हैं। मैं जानता था कि हमारा साथ मुख्तसर है, इसलिए अब तक दूर रहा तुमसे। मेरा सारा प्यार, वफ़ाएं और मोहब्बत सब अलीना के लिए। मुझे ना ख़यानत पसंद है, ना ख़ाइन कहलाना पसंद। फिर जब इस रिश्ते को ख़त्म हो जाना है तो मैं इतना आगे क्यों बढ़ता कि बाद में मुझे शर्मिंदगी और तुम्हें कोई मुश्किल होती। लेकिन ये सिलसिला भी हमेशा इसी तरह नहीं चल सकता कि ये कोई दर्द भरा अफसाना या बड़ी ट्रेजेडी फिल्म नहीं है। मेरी तुम्हारी ज़िंदगी है। अगर तुम चाहो तो जाने मम्मा किस तरह मानेंगी। वो मायूसी से सर हिलाने लगा। अगर आप एक वादा करें तो मैं आपका ये मसला हल कर सकती हूँ। शाहताज के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। वाकई? कैसे? उमर का चेहरा खिल सा गया। पहले आप वादा करें। कैसा वादा? यही कि फिर मैं जो कहूँगी आप मानेंगे। जो कुछ मेरे इख्तियार में होगा मैं करूँगा, जो कुछ मेरे पास होगा दे दूँगा। वो जल्दी से बोला। आप ही के पास और आप ही के इख्तियार में, लेकिन पहले वादा। और अगर मैं पप्पू को ना मना सकी तो बेशक आप अपने वादे को तोड़ सकते हैं। आखिर बात क्या है? वो उसे देखने लगा। जाने क्या मांग बैठे वो। खैर जान तो नहीं मांगेगी। पैसे की क्या कमी है मुझे। वो खुद को इत्मीनान दिलाने लगा। पहले वादा करें। ठीक है। उसने हथियार डाल दिए। मैं पप्पू को मना लूँगी, ये मेरा काम है। वो अलीना और आपकी शादी पर राज़ी हो जाएंगी, लेकिन आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। शाहताज ने बेहद संजीदगी से कहा। लेकिन नुमैर को एतराज़ हुआ। ये तो नामुमकिन बात थी। अलीना उस पर कभी राज़ी ना होती। ना अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही आपका पैसा, ना जायदाद, ना ही आपकी मोहब्बत और अपना शरई हक। मैं पप्पू
के पास भी नहीं रहूँगी कि अलीना और आप कभी इस्लामाबाद आए तो अलीना मुझे वहाँ देखकर उलझन महसूस करे, मैं वापस गांव चली जाऊँगी। अगले महीने भाई पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन आप मुझे कभी ज़िंदगी के किसी हिस्से में तलाक नहीं देंगे। मुझे सिर्फ आपका नाम चाहिए। लेकिन क्यों? वो हैरान रह गया। इस तरह कैसे रह सकोगी तुम तमाम उम्र? क्या मिलेगा तुम्हें? ज़िंदगी कोई चंद महीनों और चंद सालों में ख़त्म नहीं हो जाती, बड़ी तवील उम्र पड़ी है। फिर मेरे छोड़ देने पर तुम्हारी कहीं और अच्छी जगह शादी हो सकती है। नहीं, मुझे कहीं और शादी नहीं करना, ये मेरे बाबा की आरज़ू है, वो सख्ती से बोली। सिर्फ बाबा की? वो गौर से उसकी आंखों में अपना वजूद तलाश करने लगा। कहीं वो इश्क में मुब्तला तो नहीं होगी उसके? फिर तो बड़ी मुश्किल होगी और ज़्यादती भी। ये सीधी सादी कम पढ़ी लिखी लड़कियां, उनके लिए तो शौहर ही सब कुछ हो जाता है, बेशक उनकी जानिब से बेतवज्जी और नफरत ही मिली हो। आप सोच लें, और जैसे एक वादा मैं आपसे चाह रही हूँ, इसी तरह एक वादा मेरा भी है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मेरा वजूद आप दोनों की खुशियों में कभी हायल नहीं होगा, ना ही मेरी शक्ल कभी आपको दिखाई देगी। वो उठ खड़ी हुई। ठीक है, वो पस्त आवाज़ में रजामंदी से बोला। उसे मालूम था कि अभी वो जज्बाती हो रही है। तन्हाई बड़ी बुरी शय है। बाद में वो जब तन्हाई से उकता जाएगी और एक घर, शौहर और बच्चों की ख्वाहिश उसके दिल में जन्म लेगी तो खुद ही घबराकर अपनी शर से दस्तबरदार हो जाएगी। तब वो उसे आज़ाद कर देगा। बस समझिए कि पप्पू के आते ही आपका मसला हल हो गया। वो फ़ौरन बाहर चली गई और वो ना चाहते हुए उसके बारे में सोचता रहा। मम्मा को कैसे राज़ी करेगी वो? मुझे क्या गर्ज है, ये उसका मसला है। मम्मा मान जाए, अलीना को भी तभी मना बताऊंगा। वो मुतमईन हो गया। इस इत्मीनान के बावजूद जाने की उस रात उसे बहुत बेचैनी की नींद आई। इस मुआहदे के बाद दोनों के दरमियान तकल्लुफ़ की वो दीवार काफ़ी हद तक गिर गई। सरे शाम घर आने के बाद वो अक्सर लॉन में, कभी टीवी लाउंज में उससे ढेरों बातें किए जाता। अपने बचपन के अमेरिका में गुजरे तालीमी दौर की, और वो बेहद दिलचस्पी से सब सुने जाती। चलो आज तुम्हें किसी अच्छी सी जगह खाना खिलाएं, कल से तो फिर मेरी वही रूटीन शुरू हो जाएगी। एक शाम बातें करते करते वो अचानक बोला। क्यों? वो चौंकी। कल शाम में अलीना आ रही है ना वापस? उसने जिस अंदाज में कहा था, शायद आज को अलीना की किस्मत पर रश्क महसूस हुआ था। ओह अच्छा, चलो उठो, शाबाश। इतने में मैं भी फ्रेश हो लूँ। वो उठा तो वो भी खड़ी हो गई। वो जाने की उसे वहीं ले गया जहाँ वो और अलीना अक्सर मिला करते थे। अपनी मखसूस टेबल को खाली देखकर वो वहीं चला आया। साहब आप? वेटर उसे देखकर लपक कर आया, लेकिन नुमैर के साथ किसी और लड़की को देखकर ठटक गया। खैर, बड़े लोगों का क्या है, लिबास की तरह साथी बदलते हैं। उसने खुद को तसल्ली दी। हाँ भाई बशीर खान, क्या हाल है? नुमैर खुश दिली से उसे देखकर मुस्कुराया। आज बड़े दिनों बाद नज़र आए आप सर, वो पूछ बैठा। हाँ यार, कुछ मसरूफियत रही। अच्छा भाई, क्या खाओगे तुम? उसने शाहताज से पूछा। फिर ये सोचकर कि चाइनीज़ खानों के नाम वो क्या जानेंगी, खुद मेन्यू कार्ड उठाकर देखने लगा। सूप? वो सोचने लगा। मेरे लिए सूप एंड सॉर सूप, वो बोली तो नुमैर चौंका। खाने में क्या लोगी? वो समझ गया था कि मम्मा उसे चाइनीज़ ले जाती रही होगी, घर में भी सबक सिखाया जाता होगा। उसने मेन्यू कार्ड खोलकर देखा। एतमाद से खानों के नाम पढ़े। ड्रीम स्टिक, फ्राइड प्राइस, चिकन मंचूरियन और चिकन फ्राइड राइस के नंबर्स वेटर को लिखवाए। साथ में रशियन सलाद का भी ऑर्डर दिया और मेन्यू कार्ड वेटर को वापस लौटा दिया। आप अपने लिए भी कुछ मंगवाना चाहें तो बता दें, वो बोली तो नुमैर मुस्कुराया। हैरत की बात है कि सब चीज़ें ही मुझे पसंद है। अच्छा यार, साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेजर्ट में है। वो फिर सोचने लगा। मैं मीठा नहीं खाती, सिर्फ अपने लिए ऑर्डर कीजिएगा। अच्छा, उसका दिल चाहा पूछे, क्या मेरे पीछे मुस्तकिल ट्रेनिंग पर रही हो तुम? सब कुछ सीख कर आई हो? लेकिन जाने की उसे अच्छा नहीं लगा। वो उसके लिए इतनी मुखलिस थी तो वो क्यों तंज के तीर बरसाया उस पर? फिर सीखने का अमल तो ज़िंदगी भर जारी रहता है इंसान के साथ। किसी की कम इल्मी या लाइल्मी का मजाक जाहिल उड़ाया करते हैं, बंदे का दिल भी दुखाते हैं, खुदा को भी नाराज़ करते हैं। मम्मा बताया करती थी कि उन्होंने भी सब कुछ शादी के बाद सीखा। नई सोसाइटी के आदाब और हाई फैमिली के तौर तरीके, मेकअप का तरीका, लिबास पहनने का करीना, गुफ्तगू का ढंग और सबसे बढ़कर तालीम। शाहताज तो फिर भी इंटर पास थी, मम्मा तो सिर्फ मिडल तक तालीम हासिल कर पाई थी जब उनकी शादी हुई। उस वक्त गांव में तो क्या, करी में भी कोई कॉलेज ना था। मैट्रिक का इम्तिहान देने के लिए भी शहर आना पड़ता था। अब तो वहाँ गांव में सेकेंडरी स्कूल खुल गया था, जबकि इंटर का इम्तिहान शाहताज ने अपने बाबा जान के कहने पर पिंडी आकर दिया था। खाना सर्व होने में कुछ वक्त था, तब तक वो खामोशी से बैठी अपने हाथों को देख रही थी, जबकि नुमैर इधर उधर देखने के साथ साथ तायराना नज़र उस पर भी डाल लेता था। उसने नुमैर का ही दिलाया हुआ हल्का कासनी सूट पहना हुआ था, जिस पर हम रंग कढ़ाई की हुई थी। अपने स्याह घने बालों की सीधी चोटी बनाए वो बहुत अच्छी लग रही थी। कोई भी माकूल शख्स उसके साथ पर खुशी महसूस कर सकता था। एक वो था, उससे इस कदर कबीदा नाला और ना खुश था। वो इतनी बुरी तो क्या, बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, बल्कि बकौल मम्मा के बहुत मुकम्मल लड़की थी। इस बात का एहसास उसने आजकल उसके करीब होने से हो रहा था। वेटर ने खाना सर्व किया। खाने के दौरान भी नुमैर उसके खाने के तौर तरीक़ों पर गौर करता रहा। छुरी कांटों का इस्तेमाल उसने बड़े तरीके से किया था, जैसे वो जाने कब से अच्छे रेस्टोरेंट और होटल में खाती आई हो। उसका साथ किसी भी तरह शर्मिंदगी का बायस नहीं था। इसका मतलब था कि इस सलीके का करीना उसमें मौजूद था, जभी तो तमाम उम्र गाँव में रहने के बावजूद इतनी जल्द
जल्द सब सीख गई थी। दूसरे दिन शाम में जब वो अलीना से मिलने उसके घर पहुंचा तो खिलाफ तवक्को वो काफ़ी सर्द मोहरी से मिली। क्या बात है, कुछ खफा हो? एक तो इतने दिन बाद मिली हो। वो पूछने लगा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता, तुम्हारे पास तो शाह ताज बेगम है, तुम्हारी वाइफ। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोली तो वह हैरान रह गया। तुमसे कुछ छुपा हुआ तो नहीं है अलीना? मेरे इस ताल्लुक़ को भी जानती हो तुम, और मैं इससे किस तरह पेश आता हूँ ये भी तुम्हें मालूम है। झूठ बोलते हो तुम, सब झूठ। गलत कहा था तुमने उसे, और नहीं किया। इसीलिए मेरे बाद तुम उसे शॉपिंग कराते रहे, होटलों में लेकर घूमते रहे। वो इंतहाई जहरीले अंदाज में नाराज़ हो रही थी। नुमैर बेहद हैरानगी से उसके इस अंदाज़ को देख रहा था। कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नाजिया ने खुद तुम्हें अपनी आंखों से तारिक रोड पर देखा। इत्तेफाक से कल जिस रेस्टोरेंट में तुम अपनी शाह ताज बेगम को खाना खिलाने गए थे, वहाँ मेरी सारी फ्रेंड जमा थी। शहवार की बर्थडे थी कल और उसने वहाँ सबको इनवाइट कर रखा था, तो मैंने कब उससे इनकार किया है। लेकिन मैं सफाइयाँ पेश नहीं करूँगा कि ना मैं गलत था ना मेरा इरादा। एतमाद करना सीखो कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी एतमाद से शुरू होती है। वो जाने क्यों बेहद संजीदा हो गया था। तुमने ही तो ख़त्म किया है इस एतमाद को। मेरे सामने तो तुम मुझसे बात तक करने के रवादार ना थे, लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने सोचा कि मैं यहाँ हूँ नहीं, भला क्या देख पाऊँगी। ऐसा नहीं है। वो मज़ीद बर्दाश्त ना कर सका। मेरे ऑफिस वालों ने डिनर दिया था, अब उन्हें तो सारी हकीकत मालूम नहीं है। मैं लाख इनकार करता रहा, लेकिन वो बाजिद रहे। शाह ताज के पास ढंग का कोई लिबास नहीं था उस रोज़ पहनने के लिए। वैसे भी वो मेरे मरहूम मामू की बेटी भी है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मम्मा के आते ही उनसे बात करेगी, उन्हें मनाएगी हमारी शादी के लिए, और ख़ुद गाँव चली जाएगी। अलीना को अब तक यकीन नहीं आ रहा था। देखो नुमैर, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मैं शाह ताज के साथ तुम्हारा नाम अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जल्द कोई फ़ैसला करो। मैं खुद मम्मी और पापा को समझाते समझाते थक चुकी हूँ। फिक्र नहीं करो, मम्मा के आते ही इस बार मैं उनसे फ़ाइनल बात करूँगा। प्लीज़ नुमैर। वो उसके कंधे से लग गई। अब शाह ताज का वजूद मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उसे जल्द तलाक दो ताकि मैं मम्मी और पापा से बात करूँ। शाह ताज को तलाक? नुमैर के कानों में शाह ताज की आवाज़ उतरने लगी। आप मुझे ज़िंदगी के किसी हिस्से में तलाक नहीं देंगे, मुझे सिर्फ आपका नाम चाहिए। अच्छा, मम्मा और पापा को पाकिस्तान वापस आने तो दो। वो उसे समझा बुझाकर वापस घर चला आया। उस शब काफ़ी रात गए तक नींद उसकी आंखों से गायब रही। वो सोचता रहा, कितना फ़र्क है शाह ताज और अलीना में। शाह ताज तमाम हकूक़ रखते हुए भी कभी उस पर अपना हक नहीं जता सकी, ना ही कभी बाज़ पुरस की, ना ही उसके दिन और रात का हिसाब मांगा, उसकी बेअतनाइयों पर एहतजाज तक न किया। शायद इसकी वजह यह हो कि मैंने कभी उसे वो हक दिया ही नहीं। पहले दिन से ही मेरा रवैया उसके साथ ऐसा रहा कि वो कुछ ना कह सकी, जबकि अलीना ने वो सारे हकूक़ अभी से हासिल कर लिए हैं, क्योंकि ये हक मैंने उसे दिया है। तभी तो वो खफा हो रही थी। ज़ाहिर है मोहब्बत जो करती है मुझसे बर्दाश्त कैसे करती कि मैं किसी और के हमरा हूँ। वो खुद ही अलीना की सफाइयाँ पेश करने लगा। सुबह सर बोझल सा हो रहा था, उठा तो उठने को दिल ही ना चाह रहा था। वो दोबारा आकर बिस्तर पर लेट गया। उसके दिलो दिमाग अजीब सी उलझन का शिकार हो रहे थे। रात में भी वो कितनी देर तक सोचता रहा था, हालांकि सब कुछ वाज़ेह था। अलीना उसे पसंद थी, वो उसे अपना ज़िंदगी भर का साथी बनाना चाहता था। शाह ताज उसका आइडियल नहीं थी। उसने कभी उसके या उस जैसी लड़की के ख्वाब नहीं देखे थे। किस्मत से वो उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गई थी, लेकिन वो हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता था। तो फिर वो अब क्यों सोच रहा था, मम्मा मान गई तो ठीक, नहीं तो अब मैं मज़ीद अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन उनकी ज़िद पर बर्बाद नहीं करूँगा। उसने सोचा, मुतमईन होना चाहा, लेकिन जाने क्यों एक बेकली सी दिल के किसी कोने में बाकी रही। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? शाह ताज ने पूछा। उसका धुला धुला साफ़ सुथरा पाकीज़ा सा रूप, सफ़ेद कढ़ाई किया हुआ आसमानी सूट से खुले बालों से टपकता हुआ पानी, जाने क्यों हर रूप में इस कदर दिलकश और खूबसूरत लगने लगी थी वो, या फिर वो हमेशा से ही ऐसी थी। हुस्न नज़रों में होता है और उस वक्त उसके पास वो नज़र ना थी। तो क्या अब मेरे देखने का अंदाज़ बदल गया? नुमैर ने बगौर उसे देखे हुए सोचा। आपकी तबीयत तो ठीक है? वो घबराकर पूछने लगी। नहीं सर, बोझल हो रहा है, रात नींद नहीं आई, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। उसके कहने पर वो नज़रें उस पर से हटाकर बोला, डॉक्टर को फ़ोन कर दूं? वो परेशान होकर उसके नज़दीक आ खड़ी हुई। उसके वजूद से जाने कौन सी खुशबू उठ रही थी, बेहद मशहूर कुन, दिल फरेब, होश उड़ाने वाली। दिल जाने की उस जाने बेहद खींचने लगा, लेकिन उसी लम्हे अलीना की सूरत उनके बीच आ खड़ी हुई। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं कुछ देर आराम करूँगा। वो एकदम रखाई से बोला। नाश्ता? वो जाते जाते मुड़ी। कहा ना भी आराम करूँगा, कुछ नहीं चाहिए होगा तो जरीना मासी को आवाज़ दे लूँगा। शाह ताज का चेहरा फीका पड़ गया। अभी कुछ देर पहले वो उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देख चुकी थी, लेकिन एकदम यूँ सर्द मिजाजी और बेमुहरी का क्या मतलब था? वो किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहती थी। अलीना को वो देख चुकी थी। उसके बेपनाह हुस्न के सामने उसकी हस्ती कुछ भी नहीं थी। फिर जिसे पिया चाहे वहीं सुहागन। वो चुपचाप बाहर आ गई। नुमैर को अफसोस हुआ, वो उसके साथ कितनी मुखलिस और हमदर्द थी। उसे कुछ नहीं मांग रही थी, हक रखने के बावजूद अपना हक दूसरी औरत को देने को तैयार थी, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। और वो उससे ढंग से बात तक करने का रवादार नहीं था। उसका दिल चाहा उसे बुला ले और उससे छोटी छोटी बातें करे। शायद इस तरह वो बेचैनी और बेकली ख़त्म हो जो अब उसके वजूद का हिस्सा बनती जा रही थी। लेकिन चाहने के बावजूद वो उसे ना बुला सका। कुछ देर बाद चाय की तलब हुई तो उसके बुलाने पर जरीना मासी नाश्ता लेकर आ गई।
शाहताज कहाँ है? उसने सरसरी से अंदाज में पूछा। वो अपने कमरे में है, मासी जरीना ने जवाब दिया। फिर कुछ सोचकर कहने लगी, मियाँ आप खफा ना हो तो एक बात पूछूं? हाँ मासी कहिए। शाहताज बीवी बहुत अच्छी और मुकम्मल है, नसीब वालों को ऐसी बीवियाँ मिलती है। छोटा मुंह बड़ी बात, उनकी कदर कीजिए, वक्त गुजर जाए तो सिर्फ परेशानी रह जाती है। वो बहुत हिम्मत करके बहुत बड़ी बात कह गई थी। आप जाकर काम करें अपना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे क्या करना है। उसका मूड ऑफ हो गया। मैं माफ़ी चाहती हूँ साहब, आप मेरे बेटों के बराबर, इसलिए जो मुनासिब समझा कह दिया, आइंदा ख्याल रखूंगी। वो पलट गई, उसके लिए सोच का दरवाज़ा खोल गई। उफ मैं क्या करूं? उसने सर थाम लिया। सोच कर सर वैसे ही कितना दुख रहा था। फिर सारा दिन वो मुंतज़िर रहा कि वो उसकी तबीयत पूछने आएगी, लेकिन वो नहीं आई। क्या वो खफा हो गई है? तभी तो आकर पूछा भी नहीं, वरना बताया तो था कि तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो भी क्या करती, तुम्हारा रवैया ऐसा था कि वो फिर से तुम्हारे पास आती। वो भी गोश्त पोस्त की बनी हुई इंसान है, कोई मिट्टी की गुड़िया नहीं जो ना सोचेगी ना देखेगी, जिस पर तुम्हारी बेअतनाइयों का कुछ असर ना होगा। वो भी दिल रखती है जो तुम्हारे रवैये पर दुखी होता होगा। उसके पास भी आंखें जो तुम्हारी बेरुखी देखकर नम हो जाती होंगी। तुम अच्छा नहीं कर रहे उसके साथ, उसे उसके शरई हक से महरूम रखकर खुदा और उसके रसूल को भी खफा कर रहे हो तुम। दिल जाने की उसके हक में तावीलें पेश कर रहा था जैसे उसका वकील हो। शाम में अलीना का फ़ोन आया। वो उसके ऑफिस ना जाने का सबब पूछ रही थी। बस यूं ही यार, आज तबीयत कुछ बोझल सी थी, हिम्मत ही नहीं हुई। उसने उकताए हुए अंदाज में जवाब दिया। चलो फिर आ जाओ, तैयार होके कहीं बाहर चलते हैं। नहीं आज नहीं, बाहर निकलने को जी नहीं चाह रहा। तुम आ जाओ यहाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आ तो जाऊँ मगर शाहताज, ये क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है आती हूँ। वो 1 घंटे बाद वो निकसिक से तैयार उसके सामने थी। वो उसके आने से पहले लॉन में आ गया था। हालांकि इससे पहले वो कई बार उसके घर में आई थी, बेडरूम तक बेतकल्फ़ी से चली आती थी, लेकिन आज जाने क्यों शाहताज की मौजूदगी में उसका बेडरूम में आकर बैठना उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। तुम तो ठीक ठाक लग रहे हो भाई, वो उसे देखकर कहने लगी। हाँ तो मैंने ये कब कहा था कि मैं बीमार हूँ? बस मूड नहीं था। वो उसकी बात पर संजीदा हो गया। खैर अब तुम मूड ठीक हो गया होगा, मैं जो आ गई हूँ। वो फखरिया मुस्कुराई। जवाबन वो सिर्फ सर हिलाकर रह गया। अच्छा अपनी बेगम से तो मिलवाओ, देखें गांव के नमूने को हम भी। नुमैर को उसका शाहताज का यूँ तमस्खुर उड़ाना अच्छा नहीं लगा था। बुलवाता हूँ, उसने सजाद को आवाज़ दी और उसे शाहताज को भेजने को कहा। कुछ देर बाद वो आई तो जैसे अलीना भी चुप सी हो गई। उसकी सोचों के कितने बरक्स थी वो। खुश शक्ल, खुश लिबास और पूरा एतमाद, एक इंतहाई मतवाज़न शख्सियत के मालिक, जदीद तराश खराज के कॉटन के सफ़ेद सूट पर बड़ा सा सफ़ेद ही कढ़ाई किया हुआ दुपट्टा वो बहुत सलीके से ओढ़ी हुई थी। नुमैर को भी एहसास हुआ जैसे हर रंग उसके लिए बनाया गया। अलीना के मुकाबले में बिल्कुल साफ़ सुथरा चेहरा था उसका, या शायद हल्के से काजल की लकीर, या फिर उसकी आंखें ही इतनी स्याह थीं। जेवर के नाम पर छोटी छोटी बालियाँ, नाक में हीरे की लौंग और एक हाथ में सोने की 2 चूड़ियाँ, और बस जाने की वो दोनों का मवाजना करने लगा। अलीना उसके मुकाबले में ज़्यादा हसीन थी। उसका चेहरा बेइंतहा हसीन था कि बंदा देखकर ठटक जाए। इंतहाई मतनासिब फिगर और जदीद तकाज़ों से आशना लिबास, मेकअप और ज्वेलरी, सब कुछ मिलकर उसे क्या से कैसा बना देते थे। जबकि शाहताज उसकी शख्सियत में कुछ बात थी। कुछ लोग हसीन होते हैं, कुछ की शख्सियत हुस्न की मालिक होती है। शाहताज भी शख्सियत के हुस्न से माला माल थी। ये मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ? सर झटक कर अलीना की जानिब मतवज्जे हो गया, जबकि शाहताज इंतहाई खुश इखलाकी से उससे कह रही थी, अच्छा कि आपने जो चली आई, ये सारा दिन बेहद बोर होते रहें। हाँ ये तो है। अलीना का चेहरा फ़ख्रो गरूर के एहसास से चमकने लगा। हम एक दिन भी बिना मिले नहीं रह सकते। अभी पिछले दिनों मैं अपनी कज़न की शादी में लाहौर गई थी तो रोज़ फ़ोन आते थे नुमैर के, एक ही बात के जल्दी आ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। चले कुछ दिन की बात है। शाहताज मुस्कुराई। फिर तो आप दोनों एक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। वो एकदम उठ खड़ी हुई। नुमैर को लगा जैसे उसकी पलकें नम हो गई हूँ। वो बेचैन सा हो गया। उसका जी चाहा उसके पीछे जा उसकी पलकों की नमी अपनी हथेलियों में जज़ब कर ले। मालूम नहीं ये कौन सा जज्बा था जो उसे बेचैन किए जा रहा था, लेकिन वो समझने से कासिर था। शाम अलीना से ढेरों बातें करने के बावजूद उसके जहन का बोझलपन, दिल की बेचैनी और रूह की बेकली ख़त्म ना हुई तो वो झुंझला सा गया। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। क्या चाहता हूँ मैं मम्मा आ जाएंगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। शाहताज ने वादा किया तो है। अलीना के जाने के बाद वो अंदर आया तो वो लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। उसका जी चाहा उसे झंझोड़ कर रखते। क्यों आई थी वो उसकी ज़िंदगी में? बिला इजाज़त, बिना उससे पूछे उसका सारा इत्मीनान गारत कर दिया था। वो किस कदर निदामत महसूस कर रहा था आजकल। एक बेकरारी और बेइत्मीनानी उसके पूरे वजूद में रच बस गई थी। चली गई अलीना, मैं तो अभी खाने का पूछने आने वाली थी। उसे देखकर वो आम से अंदाज में कहने लगी, मैं भी नहीं खाऊंगा खाना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो पता नहीं क्यों खुद से भी खफा हो रहा था।
दूसरे दिन शाम में वो ऑफिस से ही फ्रेश होकर सीधा अलीना की जानिब जा रहा था तो अजीब सी बात हुई। सिग्नल पर जब गाड़ी रुकी तो एक बच्चा मोतिये के गजरे लिए चला आया। उसने अलीना को देने के ख्याल से गजरे खरीद लिए। अलीना को फूल बहुत पसंद थे। गुलाब की कलियां, मोतिये के गजरे वो अक्सर उसे तोहफे में दिया करता था, लेकिन जब गाड़ी रुकी तो वो चौंका। वो अलीना के घर के बजाय अपने घर चला आया था। मैं तो अलीना से मिलने जा रहा था। रात में उन दोनों का हॉलीडे इन में डिनर का भी प्रोग्राम था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए या गाड़ी वापस मोड़ ले। फिर जाने के जज्बे के तहत उसने गजरे उठाए और अंदर आ गया। वो शायद अपने कमरे में थी। पहली बार उसने बिना दस्तक दिए कमरे में झांका। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी। स्याह चमकीले बेपनाह घने लंबे बाल उसके मजबूत किले पर कमंदे से डालने लगे। वो उसकी आहट पर चौंकी और पलंग पर पड़ा। दुपट्टा उठाकर शानों पर डाल लिया। वो आगे बढ़ने को था कि वो बोली, अलीना का फ़ोन आया था अभी कुछ देर पहले। वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप अभी तक नहीं पहुंचे वहाँ। गजरे उसकी जानिब बढ़ाते हुए नुमैर के हाथ वहीं रुक गए। फिर वो रुका नहीं, फ़ौरन पलट आया। ओह, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? मेरा क्या रिश्ता है उससे? तुम्हारी बेबी है। उसके दिल का एक कोना बोला। कागजी रिश्ते कुछ नहीं होते जब दिलो दिमाग ही कबूल ना करे। फिर तुम उससे पहले दिन ही डिसोन कर चुके हो। हाँ, मैं उसे डिसोन कर चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं उसके लिए। उसने गजरे वही नोच कर फेंक दिया और बाहर निकल आया। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी अलीना के घर की जानिब जा रही थी। फिर उसने अपना वही वतीरा बना लिया। सुबह घर से निकलता और रात गए घर लौटता तो वो सो चुकी होती। उसके कदम एक लम्हे को उसके कमरे के आगे रुकते, फिर अगले ही लम्हे वो अपने कमरे में घुस जाता। पापा और मम्मा आए तो पहले कराची रुके। दोनों वहाँ से उनके लिए जाने क्या क्या कुछ लेकर आए थे। चीज़ों का ढेर लगा दिया था उन्होंने शाहताज के आगे। ये चीज़ें तुम्हें नुमैर के चचा ने भेजी है। अब तो बहुत बेहतर है, वो जल्द आएंगे पाकिस्तान। तुम दोनों तो ठीक रहे हो ना? उनकी खोजती निगाहें उन दोनों के दरमियान इस अपनायत को तलाश कर रही थी जिसको पैदा करने के लिए वो यहाँ से गई थी। जी पुप्पो बहुत मज़े में। इन्होंने पूरा शहर घुमाया। रोज़ हम बाहर जाते थे, शाहताज ने कहा तो वो खुश हो गई। अच्छा, अब हम आराम करेंगे, सुबह बात होगी, बहुत थकन हो गई है। शाहताज ये सब चीज़ें समेटो बेटा, अपने कमरे में ले जाओ। उनके कहने पर वो सब चीज़ें समेट कर नुमैर के कमरे की जानिब चली गई। कुछ देर बाद नुमैर कमरे में आया तो उसके हाथों में भी कहीं डब्बे थे। लो भाई, रखो इन सब चीज़ों को। लगता है मम्मा तो पूरा अमरीका उठा लाई हैं। कितने सारे सूटकेस अभी खोले भी नहीं हैं। ये चीज़ें तो फैज़ अंकल ने भेजी हैं। जी। वो सब चीज़ें उसके हाथ से लेकर वार्डरोब के निचले खाने में रखने लगी। मैंने सब चीज़ें यहाँ रख दी हैं। यहाँ जगह ही बना रही थी तब से। अलीना जब यहाँ आई तो उन्हें दे दीजिएगा। क्यों? फैज़ अंकल ने सब चीज़ें तुम्हें भेजी हैं। वो ताज्जुब से उसे देखने लगा। आप भूल रहे हैं कि ये चीज़ें उन्होंने आपकी बीवी मम्मा की बहू के लिए भेजी और मैं आर्जी तौर पर यहाँ हूँ। वो मुस्कुराई तो जवाबन वो चुप सा हो गया। वो अलमारी का दरवाज़ा बंद करके जाने लगी तो वो पीछे से बोला, जब तक मम्मा यहाँ तुम यहीं रुक जाओ, वरना मम्मा को जवाबात कौन देगा? आप फिक्र न करें, सुबह बात करूँगी उनसे। अभी तो बहुत थकी हुई हैं वो। मैंने मुनासिब नहीं समझा, शाहताज ने कहा तो वो कुछ जवाब दिए बिना वॉशरूम की जानिब चला गया। वो सोफे पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। वॉशरूम में काफ़ी देर लगाकर वो वापस कमरे में आया तो वो सो चुकी थी। उसका ख्वाबदीदा हुस्न नुमैर के दिल में फिर से एक बेकली जगाने लगा। वो उसकी दस्तरस में थी लेकिन उससे दूर थी। वो चाहता तो उसके स्याह रेशमी बालों में उंगलियां फेरकर उसे जगा सकता था, लेकिन ये हक तो वो खुद ही खो चुका था। क्या है आखिर ये? मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? शायद साथ रहने से एक उनसियत सी हो गई है, वरना और कुछ। उसने खुद को झुठला दिया। रात फिर खुद से लड़ते लड़ते आंख लगी थी। सुबह उठने में देर हो गई। बाहर आए तो मम्मा और पापा का बेहद संजीदा चेहरा देखकर उसकी हिम्मत न हुई कि ज़्यादा देर घर में ठहर सके। ऑफिस आने के बाद भी उसका जहन घर में ही अटका रहा। यकीनन शाहताज ने मम्मा और पापा से बात कर ली होगी, तभी तो मम्मा यूँ सर्द मिजाज हो रही थी। उस शाम अलीना से मिले बिना वो घर लौट आया। वो शायद किचन में थी या अपने कमरे में। मम्मा और पापा लाउंज में ही थे। वो फ्रेश होकर उनके पास आकर बैठा तो मम्मा इंतहाई संजीदगी से चल हमें बगौर उसे देखती रही। फिर बोली, तुम अलीना से बात कर लेना सुबह, वो अपने मम्मी और पापा से बात करे। मैं और तुम्हारे पापा चले गए वहाँ। वो सुन बैठा रह गया। तो शाहताज ने वादा निभा दिया। शाहताज अच्छी लड़की थी। मैंने तुम्हारे लिए इस हीरे को एक नज़र में परख लिया था, लेकिन खैर जब वो भी यही चाहती है तो हम बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? उनका लहजा टूटा हुआ था, बेहद शिकस्ता। नुमैर ने ज़िंदगी में पहली बार उन्हें यूँ देखा था। आई एम सॉरी मम्मा, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था। वो शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गया। कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी सबसे अहम है। पापा इस दौरान बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि अभी भी उसके इस फैसले से दुख पहुंचा है। उसका जी चाहा उन्हें मना ले, लेकिन अलीना, बस यहाँ आकर सब ख़त्म हो जाता था। वो उठकर बाहर आ गया। अंदर उसका दम घुट रहा था। सारे मसले हल हो रहे थे। उसकी अलीना उसे मिल रही थी, फिर भी जाने क्यों दिल अफसुर्दा हुआ जा रहा था। पता नहीं कब तक वो ठंडी घास पर जलते दिलो दिमाग के साथ टहलता रहा। फिर जब शाहताज खाने के लिए उसे बुलाने आई तो वो चौंका। तुम चलो, मैं आता हूँ। वो जाने क्यों उसकी जानिब नहीं देख पा रहा था। जी अच्छा। वो वापस जाने लगी। सुनो, नुमैर ने पीछे से कहा। जी। वो रुकी। थैंक यू, तुमने अपना वादा निभा दिया। आपको भी अपना वादा याद है ना?
कौन सा वादा? यही कि आप कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। अलीना को मुतमईन कर दीजिएगा। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मेरा वजूद उनकी खुशियों में हायल नहीं होगा, ना ही मैं कभी नज़र आऊँगी आप दोनों को। दूसरे दिन वो ऑफिस जाने के बजाय अलीना से मिलने उसके घर चला गया। वो उसे देखकर हैरान रह गई। फिर जब उसे पता चला कि शाहताज ने मम्मा को मना लिया है और वो उनकी शादी के लिए राज़ी होगी, तो हैरत और खुशी से वो चीख ही पड़ी, ओह रियली, शी इज़ ग्रेट गर्ल। वो खामोश नज़रों से उसकी खुशी देखकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। तुम भी अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा देना नुमैर। उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी हमारे लिए। अलीना, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। शाहताज इसके लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब? वो हैरान रह गई। उसने मुझसे वादा लिया था और इसी शर्त पर मम्मा से बात करने को तैयार हुई थी कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। व्हाट? ये क्या बकवास है? वो एकदम गुस्से में आ गए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारे साथ किसी और का वजूद मुंसलिक हो सिवाय मेरे। लेकिन उसने कहा है कि ये ताल्लुक़ सिर्फ कागजी रहेगा, वो कभी हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने तक नहीं आएगी। ये कैसे मुमकिन है? इस तरह कौन रह सकता है? मैं उसे गलत समझी थी। वो इंतहाई चालाक लड़की, इस तरह वो चाहती है कि तुमसे अलहदा ना हो। जाहिर है जब ताल्लुक़ होगा तो कभी न कभी तो तुम उसे अपना ही लोगे। उसके खुलूस पर शक मत करो। उसने हक रखते हुए भी अपना हक तुम्हें दे दिया है और उसके बदले में सिर्फ मेरा नाम ही तो मांगा है। उसकी तरफदारी मत करो। मैं उसके होते हुए तुमसे शादी नहीं कर सकती। अलीना ने सर हिलाया। वो कहाँ होगी? अपने भाई के पाकिस्तान आते ही वापस गांव चली जाएगी। ये सब चाल है तुम्हारी मम्मा और उसकी। तुम्हारी ज़िद पर वो मान तो गई है, लेकिन मौका मिलते वो फिर से उसे तुम्हारे सर पर मुसल्लत कर देंगी। शक मत करो अलीना, मम्मा तो यहाँ थी भी नहीं जब मेरी उससे बात हुई, लेकिन मैं इस तरह नहीं मान सकती। ठीक है, तुम सोच लेना। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। मैं रात में तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। मेरा जवाब वही होगा। मेरी शर्त भी वही है कि जब तक तुम शाहताज को तलाक नहीं दोगे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए दुश्वार होगा, लेकिन मैं इस मामले में बहुत पॉजेसिव हूँ। अब तक जाने कैसे उसका वजूद बर्दाश्त करती रही हूँ। शादी के बाद तो नामुमकिन। उसका लहजा कतई था और मैं भी उसे छोड़ नहीं सकता। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। हाँ, अगर वो खुद चाहेगी तो। वो खुद क्यों चाहेगी जब ऐसा कह रही है तो? अभी वो महज जज्बाती हो रही है। गांव की औरतें शौहरों के लिए यूं ही होती हैं। किसी एक नाम से मुंसलिक हो जाए तो फिर तमाम उम्र उसकी पाबंद रहना चाहती हैं। लेकिन जब वो सिवाय मेरे नाम के कुछ और नहीं पाएगी तो कब तक आखिर इस नाम के सहारे ज़िंदगी गुजार सकेगी? वो उसे बहला रहा था। कुछ भी हो, तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। मैं किसी भी सूरत में इस तरह शादी नहीं करूँगी। मेरे बिना रह लोगी? नहीं, तुम्हारे बगैर रह सकती तो, लेकिन तुम्हें उसे छोड़ना होगा नुमैर। सारी उम्र मेरे गले में फंदे की तरह लटकती रहेगी वो। मेरी फितरत के ख़िलाफ़ है ये। इकलौती रही हूँ ना तमाम उम्र, कोई बहन भाई नहीं, सारा प्यार तन्हा ही समेटा है। शौहर के लिए ये कैसे बर्दाश्त करूँगी? लेकिन मेरा प्यार, मेरी तवज्जो, मेरे दिन और रात सब तुम्हारे होंगे। वो अजीब शर्त है उसकी। बहरहाल ये मुमकिन नहीं। वो कतई लहजे में बोली। मैं रात में तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। नहीं, फ़ोन तुम मुझे करोगे ये बताने के लिए कि तुम उसे छोड़ रहे हो या नहीं। उसकी आवाज़ में यकीन था। वो अलीना के घर से ऑफिस चला गया। सारा दिन अजीब और धीरबंद में गुजरा। इधर उधर बेमकसद घूम फिर कर जब वो रात को घर लौटा तो मम्मा और पापा अपने कमरे में जा चुके थे। वो अपने कमरे में चला आया। सोना और खामोश कमरा उसका मुंतज़िर था। कुछ देर बाद ज़रीना दस्तक देकर खाने का पूछने आई तो उसने मना कर दिया। वो कुछ वक्त और सोचना चाहता था। उसे मालूम था अलीना किसी भी हाल में शाहताज को तलाक दिए बिना उससे शादी पर राज़ी नहीं होगी। उसे किस तरह समझाया जाए, कैसे मनाया जाए, वो सोचता रहा। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। अलीना का फ़ोन अभी तक नहीं आया था। वो भी उसके फ़ोन की मुंतज़िर होगी। उसने नंबर मिलाया। दूसरी बेल पर उसने रिसीवर उठा लिया। मुझे मालूम था तुम ही होगे। उसका लहजा वही था, यकीन और एतमाद से भरपूर। तुमने शाहताज को बता दिया ना तुम उसे छोड़ रहे हो? नहीं, नुमैर ने आहिस्तगी से कहा। क्यों नहीं? वो जला गई। तुम आखिर कब बताओगे उसे? कभी नहीं, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने भला आखिर कह ही दिया। क्यों? वो शदीद गुस्से में आ गई। इसलिए कि उसने पहली मर्तबा मुझसे कुछ मांगा है, सिर्फ मेरा बेकार सा नाम जो उसे कुछ नहीं दे सकेगा, ना मोहब्बत, ना तवज्जो, ना कोई पनाह। फिर मैं उसे खाली हाथ कैसे लौटा दूँ? तो यूँ कहो कि तुम खुद ऐसा नहीं चाहते। उसकी तन से भरपूर आवाज़ ईयरपीस से उभरी। तुम्हारी अना को तस्कीन मिलती है इस तरह? प्लीज़ अलीना। वो चिढ़ गया। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हारे लिए उसे नज़रअंदाज किया है। ये मत कहो वो गांव की गवार जाहिल लड़की कभी तुम्हारी आइडियल नहीं थी। तुमने मेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। हाँ, मेरी मोहब्बत ने तुम्हारे इस फैसले को मजबूत ज़रूर बना दिया कि तुम उसे अपनी ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं करोगे। चलो यही समझ लो। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो? वही जो मैं कहती रहती हूँ। शाहताज को तलाक के बाद ही तुम मुझसे शादी कर सकोगे। वो कतई लहजे में बोली। ये नामुमकिन है। जवाबन वो उसी के अंदाज में बोला। तो फिर ठीक है, अब तुम उसे तलाक देकर ही मुझसे मिलना, ना ही फ़ोन करना, नहीं तो हमारे रास्ते आज से अलग हैं। सारी उम्र रोने से बेहतर है मैं एक बार ही रो लूँ।
उसकी आवाज़ शायद भरा गई थी, लेकिन वो ज़िद्दी थी या फिर उसे खुद पर बहुत मान था। उसे यकीन था कि वो उसके बिना नहीं रह सकेगा। अलीना के फ़ोन बंद करने की आवाज़ पर वो चौंका। उसकी ज़िंदगी उससे नाराज़ हो गई थी। कोई पछतावा, पशेमानी, कुछ छिन जाने का एहसास। उसने खुद में ढूंढना चाहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसे लगा जैसे कमरे में मौजूद घुटन एकदम ख़त्म हो गई हो। वो बेकली, बेचैनी, बेकरारी थम सी गई थी। अपना आप बेहद हल्का फुल्का सा लग रहा था, जाने वो उसे कबूल करे या नहीं, जिसके लिए आज वो अपनी मोहब्बत तक से दस्तबरदार हो गया था। किस तरह खामोशी से, जाने कब उसके अंदर जगह बना बैठी थी वो, उसे पता ही नहीं चला। वो उठकर उसके कमरे तक आया। उसे देखकर वो हैरान रह गए। कुछ चाहिए आपको? मैंने ज़रीना मासी को भेजा था आपसे पूछने। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था किस तरह कह के वो उसकी जानिब लौट आया। सुनो शाहताज, तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम मुंसलिक रहे, जबकि तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिला? नहीं कभी, ना मोहब्बत, ना तवज्जो, ना रफ़ाकत। शाहताज का चेहरा फीका पड़ गया था। वो अपने वादे का भरम नहीं रख सका। कोई बात नहीं, अगर अलीना और आप नहीं चाहते तो यूं ही सही। उसके लब काम पे। फिर वो पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। कि मेरे सवाल का जवाब नहीं। नुमैर ने कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया और उसे खुद से करीब कर लिया। कोई वजह नहीं। उसने पलकों की नमी छुपाने के लिए सर झुका लिया। झूठ मत बोलो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, इसीलिए हमेशा मेरी होकर रहना चाहती हो, चाहे अलीना मुकम्मल इख्तियार के साथ मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। कितनी मुख्तलिफ है दोनों की मोहब्बतें। तुम बेगर्ज हो, कुछ ना पाकर भी काने हो, सिर्फ मेरे नाम पर, जबकि वो जिसे सब कुछ मिल रहा है डरती है, खौफजदा है। शायद उसने मेरी आंखों में तुम्हारा नाम पढ़ लिया है। शाहताज बुरी तरह चौंकी, हैरत से सर उठाकर उसे देखने लगी। ये क्या कह रहा था वो? यूँ बेएतबारी से मत देखो मुझे। वो शर्मिंदगी से मुस्कुराया। ऐसा मत कहिए, ये मेरी एक बेज़रर सी ख्वाहिश थी, लेकिन ज़िद नहीं थी। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश से आप दोनों के इस ताल्लुक़ में कोई दरार पड़ती है तो मैं इससे दस्तबरदार हो जाऊंगी। उसका लहजा पस्त था, कुछ छिन जाने का एहसास उसकी आंखों में फैल रहा था। यूँ ना कहो शाहताज, तुम्हारी इस ख्वाहिश से ही तो आज मुझे गलत फैसले, गलत कदम से रोका है। मैंने जाना कि दरअसल मैं क्या चाहता हूँ। शाहताज की नज़रें पूछने लगी, आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें चाहता हूँ। वो अपनी बात का अक्स उसके चेहरे पर देखने लगा। वो शशतर रह गई थी। आप जज्बाती हो रहे हैं। वो नज़र कतरा कर बोली, जज्बाती मैं पहले था, लेकिन अब किसी जल्दबाजी, जज्बातीपन या दबाव का शिकार नहीं हूँ। तुम्हारे सार, सब्र और मोहब्बत ने मुझे जीत लिया। मैं दस्तबरदार हो गया हूँ अलीना की मोहब्बत से। मोहब्बत तो बिना कुछ लिए बस दिए जाने का नाम है, जो तुमने किया मुझसे। जबकि खैर छोड़ो तुम तो। वो अल्फाज तरतीब देने लगा। अलीना की ज़िद ने मुझे एहसास दिलाया कि उसकी ज़िद के बावजूद मैं तुम्हें छोड़ देने की उसकी ख्वाहिश को क्यों टालता रहा। दरअसल मैं खुद तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारा आदी हो गया। तुम चली गई तो अधूरा रह जाऊंगा, और मैं अधूरा रहना नहीं चाहता। मेरी ख़ताएं बहुत ज़्यादा सही, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत इससे कहीं बढ़कर है, और मुझे खुद पर यकीन है कि जैसे तुमने मुझे अपनी मोहब्बत से जीता है, इसी तरह मैं भी तुम्हें अपनी मोहब्बत से एक दिन जीत लूँगा। शाहताज के चेहरे पर खूबसूरत रंग बिखरने लगे। वो बेहद दिलचस्पी से उसके चेहरे को तकता रहा, फिर शोखी से बोला, अब ये बताओ, तुम मेरे कमरे में चलोगी या अपने कमरे में मेहमान बनाओगी हमें? जवाबन वो कुछ नहीं बोली। अपने इतने दिन के थमे हुए आंसू को छुपाने के लिए दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। नुमैर ने उसके दोनों हाथ चेहरे पर से हटाया, हथेलियों से उसके आंसू साफ किए, फिर उसे खुद में समेटकर उसके बालों पर अपनी थोड़ी लगाकर बोला, चलो अपने कमरे में चलें। तो ये था खूबसूरत सा नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जैसा कि मैंने बताया कि माला स्टार्ट करूँगी। यार प्लान तो है, और भी बहुत सारे प्लान हैं। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मैं जो सोच रही हूँ, जो मैं करना चाह रही हूँ, अल्लाह उसमें मेरा कोई वसीला बनाए, मेरी मदद करे। मुझे आप लोगों की दुआओं की अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।